वह एक अनजान कमरे में उठाता है और उस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जब वह शीशे में देखता है तो यूज एक ऐसा राजकुमार दिखाता है जो उसने कभी पढ़ी हुई एक नोवेल से निकला हुआ लगाता है। पहले तो वह हैरान रह जाता है और यह पक्का करने के लिए खुद को थप्पड़ मारता है कि यह कोई सपना तो नहीं है। और जब उस असली दर्द महसूस होता है तो यूज बिल्कुल भी डर नहीं लगाता। इसके बजाय वह अपनी खुशी रोक नहीं पाता। फिर एक सिस्टम मैसेज पॉप एपी होता है। यूज तथाकथित एचपी सिस्टम मिलता है जो यूज इलाज के जरिए अपने अंदरूनी अंगों से एचपी हासिल करने की इजाजत देता है। हासिल किए गए एचपी को इन्वेस्ट करके वह अलग अलग स्किल्स अनलॉक कर सकता है या जीवों को बुला सकता है। बस एक ही समस्या है, उसका मौजूदा एचपी लेवल 0 पर अटका हुआ है। फिर भी उस समझ नहीं आता कि अब इन सबका यूसा के लिए क्या मतलब है। असली दुनिया में उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला था लेकिन चीजें ठीक नहीं चलीं। शो 19 के दौरान उसके कई मरीज इम्पैक्टेड हो गए और इसके लिए उसके क्लिनिक को दोषी ठहराया। इससे पहले कि उस कुछ पता चलता वह दिवालिया हो गया और कर्ज में डूब गया। एक रात बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद वह एक पुल से कूद गया। इसी तरह वह एक नई दुनिया में एक नए शरीर में पहुंच गया। अब वह आखिरकार सभी कर्जों से आजाद है। लेकिन जैसे ही वह एक सेटलमेंट में बिस्तर से कूदता है वह तुरंत नीचे गिर जाता है। इस शरीर में कुछ बहुत गलत है। उसका पर्सनल डॉक्टर गॉर्डन दौड़ाकर आता है और उस आराम करने और कोई अचानक हरकत न करने के लिए कहता है। अपने हाथ को दिखाकर उस एहसास होता है कि यह शरीर एक सामान्य 40 साल के आदमी के मुकाबले बहुत कमजोर है, भले ही वह एक जवान लड़का है। यूज डर के साथ एहसास होता है कि उस जो कैरेक्टर मिला है वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है और नोवेल में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही दिखाता है। इतना ही नहीं, वह 22 साल की उम्र में मर जाता है। दिल में डर लिए वह गॉर्डन से अपनी उम्र पूछता है और गॉर्डन जवाब देता है कि वह 21 साल का है। ये सुनाकर वह अपने होठ काट लेता है। ये जानने से पहले कि उस मिले कैरेक्टर को वह हेल्थ प्रॉब्लम थी, यूज इस बात की राहत थी कि उसने अपनी कर्ज वाली जिंदगी पीछे छोड़कर क्राउन प्रिंस के तौर पर अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब डर के साथ उस एहसास हुआ कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है। वह इस नोवेल के बारे में सोचता है जहां क्राउन प्रिंस दुनिया का सबसे अच्छा इलाज और पादरी का आशीर्वाद मिलाने के बावजूद मर गया था। फिर भी कुछ भी उसके पक्ष में काम नहीं आया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। शीशे में देखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह सब एक ही समाधान की ओर इशारा कराता है। इसी सोच के साथ वह गार्डन की ओर मुड़ता है और उससे जितनी हो सके उतनी सुइयां लाने को कहता है, चाहे अना का साइज कुछ भी हो। उसने खुद का इलाज करने का फैसला किया है। वह अपनी बीमारी की प्रकृति को समझने के लिए अपनी नब्ज चेक कराता है। वह अपनी 10 अजीब नब्जों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कराता है जहां बीमारी हो सकती है। अगर अनमेन से कोई एक लक्षण दिखाती है तो हो सकता है कि यूज अंदरूनी चोट लगी हो। इसी पाल गार्डन यूज रोकता है क्योंकि वह औरदार की हुई सुइयां ले आता है और उन्हें उसके सामने रख देता है। उन्हें देखने के बाद वह एक सी उठाता है। यूज सी गर्म कराते देख गार्डन सी के मकसद के बारे में अपनी जिज्ञासा जाहिर कराता है। वह गुस्से में जवाब देता है कि वह इससे अपने शरीर में छेड़ करने वाला है, जिससे बेचारा गार्डन डर जाता है, जो सोच रहा है कि उसका मालिक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। वह उससे ऐसा न करने की विनती कराता है। हमारा लड़ाका गार्डन को यह कहकर शांत करने की कोशिश कराता है कि वह यह अच्छे मकसद से कर रहा है और यूएसएसी इस मामले में भरोसा रखने को कहता है, जिस पर गार्डन बेमन से मान जाता है। इसके साथ ही वह अपनी शर्त उतारता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वह जानता है कि उस पहली सी अपने सबसे जरूरी सांस लेने वाले अंग में डालनी है। ऐसा करने के लिए यूज अपनी सांस को शांत कराना होगा। उसके कंधे के पास ताइन नाम का एक बिंदु है जो हाथ का फेफड़ों का मेरिडिया है। वह सी की मोटाई के कारण हल्का दर्द महसूस कराते हुए यूएस जगह पर सावधानी से छेड़ कराता है। अब वह एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कराता है, फेफड़ों से शुरू करके फिर क्लाउड गेट और आखिर में ऊपरी बांह के जोड़ पर। पहला सेट पूरा करने के बाद वह अपनी आंखें खोलता है। ऐसा लगाता है कि उस सटीक एक्यूपंक्चर करने का कौशल मिल गया है। इस टेक्निक को अपने शरीर पर लागू करके वह अपने फेफड़ों को थोड़ा ठीक कर पाता है। इसके साथ ही एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है क्योंकि खुशी से नाचते हुए फेफड़े यूज डू थम्स एपी देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 100 हॉर्स पावर का फायदा होता है, जो 100 पावर के बराबर है। हमारा लड़ाका अपने सामने की स्क्रीन दिखाकर काफी हैरान है क्योंकि वह ये सारी नई जानकारी पढ़ रहा है। हमारा लड़ाका अपने सामने स्टेटस विंडो दिखाकर काफी उत्सुक है। उषा की हालत दिखाकर बेचारा गार्डन सोचता है कि वह पागल हो गया है, इसलिए वह फिर से रोने लगाता है। हमारे राजकुमार यूज ज्यादा रिएक्ट न करने का आदेश देते हैं। अपने इमोशनल डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कराते हुए वह कंधे के ब्लेड के पास एक और इक्यू पॉइंट को टारगेट करने का फैसला कराता है। इस इक्यू पॉइंट को यंग मैन इक्यू पॉइंट कहा जाता है, जिसे वह पूरी तरह से कराता है, जिससे उसकी छाती में आराम महसूस होता है। फिर वह अपनी बाहों में कई इक्यू पॉइंट्स को टारगेट कराता है, जिससे पहले से ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सह लेता है। यूस इस तरह देखाकर गार्डन उसके शरीर और दिमाग की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगाता है। इस बीच हमारा आदमी अगला कदम उठाता है और यूंजी इक्यू पॉइंट पर भी प्रहार कराता है। इससे वह काय इक्यू प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कराता है और उसके फेफड़ों को ऐसा लगाता है जैसे मसाज चेयर में मसाज हो रही हो। वह अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे अजीब विचारों से चिढ़ जाता है क्योंकि वह चाहता है कि इसके बजाय उस कुछ एचपी पॉइंट्स मिले। इसके बाद वह अपनी हथेली पर मौजूद इक्यू पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कराता है।
इस आखिरी कोशिश के साथ वह बाएं फेफड़े के मेरिडिया के लिए इक्यूपॉइंट ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक कराता है। नतीजतन यूज 100 हॉर्स पावर मिलती है और दोनों फेफड़ों से उस 200 हॉर्स पावर मिलती है। इसका मतलब है कि अब उसके पास 600 हॉर्स पावर है। अपनी एचपी में इस बढ़ोतरी के साथ वह अब अपनी स्किल एक्टिवेट कर पाता है। उसकी स्क्रीन उससे पूछती है कि क्या वह कुछ स्किल्स खरीदना चाहेगा। इसे पढ़ाकर यूजन सभी फैंटेसी उपन्यासों की याद आती है जिनमें नायक को योद्धा या जादूगर से संबंधित कोई स्किल दी जाती है। इसलिए वह इसे देखने का फैसला कराता है। उसकी उम्मीदों के विपरीत यूज दिखाए गए सभी स्किल्स दवा और इलाज से संबंधित है। उस लगाता है कि ये सभी काम उसने अपने पिछले जीवन में किए हैं। लिस्ट देखने के बाद वह पैल्स रीडिंग चुनने का फैसला कराता है जो यूज बीमारी का पता लगाने में मदद करती है, जो सही तरीके से करने पर सभी इलाज और नुस्खे की नींव है। 500 अश्वशक्ति में वह पहले स्टेज के साथ यह स्किल खरीदता है। ये स्किल हासिल करके वह अपने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का मोटे तौर पर पता लगा पाता है। बाद में उस बेसिक ओवरऑल हेल्थ चेक रिपोर्ट मिलती है। ये देखने के लिए वह अपनी पैल्स फिर से पढ़ने का फैसला कराता है। वह अपनी रिपोर्ट चेक कराता है। फिर सिस्टम यूज बताता है कि उसका शरीर सबसे खराब स्थिति में है और उसके पास जीने के लिए कम से कम 3 महीने है। उस लगाता है कि यह यूएस मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट से भी कम है। इसलिए वह फिर से इक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए अपने इलाज पर ध्यान केंद्रित कराता है। वह सोचता है कि क्या सी को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए और मजबूत करने और कम करने की विधि का इस्तेमाल करके काम करेगा। वह इस प्रक्रिया के दौरान सांस बाहर निकाल सकता है, जबकि सांस लेने में मदद और ड्रेनिंग विधि से सुइयों को निकालता है। इसलिए वह ऐसा कराता है और ये दिखाकर हैरान रह जाता है कि इससे उसकी जिंदगी एक दिन बढ़ गई है। वह इतना उत्साहित हो जाता है कि वह दूसरे हाथ पर भी ऐसा कराना शुरू कर देता है, जिससे उस खून बहाने लगाता है। पिछली बार के विपरीत उसका सिस्टम चेतावनी देता है कि उसने इक्यूपंक्चर ज्यादा कर लिया है और सलाह देता है कि उस हर 3 दिन में एक बार कराना चाहिए। अब उसके अंग फर्श पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि लगातार इक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सहने के लिए मरीजों को स्थिर रहने की जरूरत होती है, लेकिन उसका शरीर इस तरह के इलाज को बर्दाश्त करने के लिए काफी कमजोर है। फिर वह अपनी स्थिति का एनालिसिस कराता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि भले ही इक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट यूसा के शरीर की कमजोर हालत में काम कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी जिंदगी बढ़ा पाएगा और फिर आखिरकार मर जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वह तय कराता है कि उस अपने शरीर के इलाज के लिए दवा चाहिए। इस मकसद के लिए वह गार्डन के पास जाता है, जो इस दुनिया में एक डॉक्टर है। वह एक ज्यादा असरदार चीज मांगता है, जिससे गार्डन थोड़ा हिचकिचाता है। वह पूछता है कि क्या अनेक पास वल्फ्स बेन की याद है, लेकिन गार्डन बताता है कि क्योंकि वे उसके महल में है, इसलिए उन्हें ये चीजें मुख्य महल से लेनी होंगी। वह कहता है कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वह जानना चाहता है कि वह इसका क्या करने वाला है। हमारा आदमी बेपरवाही से कहता है कि वह इसे खाने वाला है। ये सुनाकर बेचारा डॉक्टर उससे विनती कराता है कि वह ऐसा ना करे। वह डॉक्टर को समझाता है कि वह ये सिर्फ अपने इलाज के लिए कर रहा है। हालांकि गार्डन यूज भरोसा दिलाने में हिचकिचाता रहता है। हमारा लड़ाका स्थिति समझाने लगाता है। वह पूछता है कि क्या गार्डन को पहले से पता है कि वल्फ्स बेन की याद एक जहरीला पदार्थ है, जिसे गार्डन कंफर्म कराता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जहर में होता है। वह आगे कहता है कि यूज वल्फ्स बेन की बेटी जात चाहिए जो सामान्य से बहुत छोटी होती है। इस पर गार्डन बेपरवाही से कहता है कि इससे उसका दिल रुक सकता है। इस बात के जवाब में हमारा लड़ाका मानता है कि यह सच है, लेकिन जोर देता है कि उस वह तरीका पता है जिससे वह इस टॉनिक को दवा में बदलेगा। ये बात गार्डन को अजीब लगती है। हमारा लड़ाका आगे कहता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जो यूज इस जहर को दवा में बदलने में मदद करेगा। वह पूछता है कि क्या गार्डन अब समझा। गार्डन ईमानदारी से जवाब देता है कि उस कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह इसे आजमाने का फैसला कराता है क्योंकि इससे उसकी सेहत में सुधार हो सकता है। जब वह याद लेने फार्मेसी जाता है तो वह सोचता है कि कोई भी चीज यूसा के मालिक की सेहत को खराब होने से नहीं रोक पा रही है। अब वह इस नए इलाज पर उम्मीद रखने को तैयार है। हालांकि वह ये पक्का करने के लिए पहले इसे खुद खाने का फैसला कराता है कि यह उसके मालिक के लिए सुरक्षित है। याद मिलाने के बाद हमारा लड़ाका उससे एक टॉनिक बना पाता है, लेकिन इस अजीब से दिखाने वाले लिक्विड को दिखाकर गार्डन काफी अनिश्चित लगाता है और कमेंट कराता है कि यह एक जहरीले पदार्थ से बना है। फिर वह उससे विनती करने लगाता है कि वह इसे ना ले। गोर्डन का दयनीय व्यवहार दिखाकर हमारा लड़ाका यूज थोड़ा डराने का फैसला कराता है। 2 वह गार्डन को पहले इसे आजमाने का मौका देता है। इस बात से गोर्डन का चेहरा खिल गया क्योंकि वह भी इसे खुद आजमाना चाहता था, इसलिए वह खुशी खुशी इसे टेस्ट करने के लिए मान गया। यूज अपनी जान जोखिम में डालने के लिए इतना उत्सुक दिखाकर हमारे लड़ाके को एहसास हुआ कि नोवेल में गार्डन एक ऐसा इंसान है जो क्राउन प्रिंस के प्रति बहुत वफादार है। शुरुआत में वह उसका डॉक्टर भी नहीं था और एक असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था। हालांकि समय के साथ हर डॉक्टर जो उस ठीक करने का दावा कराता था वह छोड़कर चला गया, लेकिन वह आदिग रहा। हालांकि वह यह उसकी भक्ति की भारी कीमत है, क्योंकि नोवेल में क्राउन प्रिंस की मौत के बाद यूज फांसी दे दी जाती है। अस पर अनेकी मौत का आरोप लगाता है। यूज दिखाकर हमारा लड़ाका सोचता है कि वह कोई ऐसा है जो अच्छी जिंदगी का हकदार है, लेकिन उसके साथ अपना टॉनिक शेयर कराना दूसरी बात है जिसके लिए वह तैयार नहीं है। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार ई पेड्रो एने असाराम डेकोशन नाम का टॉनिक पूरा कराता है। गार्डन इसे पीने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा लड़ाका यूज रोक देता है, ये कहते हुए कि इसे ठंडा होने पर पीना चाहिए।
इसी पाल गार्डन अचानक इस बात पर चिंता जताता है कि हमारे लड़ाके क्राउन प्रिंस को इस दवा की रिजाइपी के बारे में कैसे पता है। हमारा लड़ाका एक बहाना बनाता है और कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें एक जादूगर ने यूस इस रिजाइपी के बारे में बताया था। ये कहने के बावजूद कि वह हमारे प्रिंस पर विश्वास कराता है, गार्डन के हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। वह समय देखता है और जल्दी से सारी दवा गटक जाता है, जिससे बेचारा डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह अपने डॉक्टर को देखता है और मासूम आंखों से कहता है कि उसने सब खा लिया है। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उस एहसास होता है कि कुछ होने वाला है। उसी पाल उसका सिस्टम यूज बताता है कि पूरी तरह से बने पेड्राइक ने आसाराम दे कौशन के सेवन से यूसा के शरीर में दर्द और ठंडक कम हो जाती है और साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अजराहन कोर एनर्जी को भी जागा दिया है। ये शब्द उसका ध्यान खींचाता है। अजराहन कोर एनर्जी एक टेक्निक है जिसे ग्रांड मास्टर जेवियर अजराहन और अनेक अधीनस्थ लॉर्ड ने विकसित किया था। ये टेक्निक शाही परिवार का प्रतीक है जो केवल शाही वंश के सीधे वंशजों को ही दी जाती है। चूंकि वह क्राउन प्रिंस के शरीर में रहता है, इसलिए उस ये टेक्निक कम उम्र से ही सिखाई गई होगी। अब उसने इस टेक्निक का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है जो उसके माना सर्कल को उसके दिल के चारों ओर घूमने देता है, जिससे यूज माना बढ़ाने और सोखने में मदद मिलती है। अब उसका माना 120% है, जबकि अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए यूज 1000 हॉर्स पावर की जरूरत है। इसलिए वह हर सांस के साथ अपने दिल के चारों ओर माना सर्कल और अपने शरीर में घूमते हुए माना को महसूस कराता है। वह इस अद्भुत एहसास का अनुभव करके काफी उत्साहित है। अचानक उस अपने दिल में तेज दर्द महसूस होता है और ऐसा लगाता है कि वह उसकी छाती से फट जाएगा। उस दिल पकड़ाकर बैठे देखाकर गार्डन बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी ओर उसे एक चेतावनी मिलती है कि किसी भी पल उसका दिल रुक सकता है क्योंकि माना सर्कल का दबाव उस पर असर डाल रहा है। जब उस एहसास होता है कि उसका माना सर्कल और उसके दिल की ग्रोथ में बैलेंस नहीं है, तो वह अंदाजा लगाता है कि माना सर्कल का साइज ही समस्या की इजाद हो सकता है क्योंकि यह उसके दिल को घेरे हुए है। यूज राकेल की हालत याद आती है जिसकी बीमारी के कारण वह छोटी उम्र से ही अपने माना सर्कल को ट्रेन नहीं कर पाया था। नतीजतन उसके दिल के चारों ओर का माना सर्कल यूज कास रहा है जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह दूसरा तरीका अपनाने का फैसला कराता है क्योंकि उस अपने माना सर्कल का साइज बढ़ाना है। यही सोचकर वह अपने दिल की दुनिया में जाता है और दिल और उस कसने वाले माना सर्कल के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपने दिल की और तेजी से बढ़ता है और सर्कल की लगाम अपने हाथों में ले लेता है और यूसा के घूमने की स्पीड बढ़ाने का फैसला कराता है। ऐसा करने का दर्द और दबाव उसके लिए सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस अपने पिछले जीवन की नाकामियां याद आती है। उसका क्लिनिक बैंड हो गया था। उसने न सिर्फ अपने मरीज खो डायद, बल्कि कर्ज के तनाव के कारण उसके बाल भी झड़ने लगे थे। हर तरह का लो इस तरह से जमा हो गया था कि वह अपना खूबसूरत घर बेचने की कगार पर था। यही सोचकर वह आखिरकार ऐसा कर देता है। इसके साथ ही वह अपनी आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर को देखता है जो उसके बारे में काफी चिंतित है। उसका सिस्टम यूज बताता है कि वह पॉजिटिव स्टिमुलेशन के कारण अपने दिल को जगाने में कामयाब रहा है। इसके बाद अंगों के राजा के तौर पर हमारे लड़ाके के दिल की बहुत शानदार एंट्री होती है और बड़ी आंत उसका स्वागत करती है, जबकि फेफड़े उस घटिया कहते हैं। उन्हें दिखाकर हमारा लड़ाका चिढ़ जाता है, लेकिन उसकी चिढ़ तब गायब हो जाती है जब उसका सिस्टम यूज बताता है कि वह इतिहास का एकमात्र व्यक्ति है जिसे मोनोसर्कल स्लॉट नाम की कोई चीज मिली है। यूस इस फीचर के बारे में समझ नहीं आता, लेकिन वह अंदाजा लगाता है कि यह किसी जेम में खाली स्लॉट जैसा कुछ होगा। इस बीच गार्डन अभी भी उसके बारे में चिंतित है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है क्योंकि वह ऐसा लग रहा था जैसे उस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। वह सवाल उठाता है कि क्या ये दवा का साइड इफेक्ट है। हमारा लड़ाका बहाना बनाता है कि उस बस बालागम से गला चोक हो गया था, लेकिन गार्डन को इस पर यकीन नहीं होता। वह जोर देकर कहता है कि हमारा लड़ाका बहुत दर्द में था, साथ ही शिकायत कराता है कि इसे सबसे पहले यूज ही पीना था। इस पर हमारा लड़ाका जवाब देता है कि अगर गार्डन इसे पीने के लिए इतना उत्सुक है तो अगली बार उस जहर दिया जाएगा। इससे उसके डॉक्टर को आपत्ति होती है, जिसका मतलब वह वैसा नहीं था। वह बेफिक्री से उस फर्श पर फैली गंदगी साफ करने का आदेश देता है, अगर उसके डॉक्टर को यह नहीं चाहिए। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले वह अपने डॉक्टर की ओर मुड़ता है और उन्हें धन्यवाद देता है, इससे डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उस लगाता है कि हमारा हीरो इस जहर को पीने से पागल हो सकता है। इस बीच रास्ते में हमारा लड़ाका माना स्लॉट्स जैसी कमाल की चीज पाकर बहुत ज्यादा खुश है। ये स्लॉट्स असल में एक ऐसी जगह है जहां वह माना के साथ मिला हुआ कोई भी मटीरियल 10 लीटर तक स्टक कर सकता है। इसे स्टक करने के लिए इस मटीरियल को पीना पड़ता है। ध्यान करने के बाद वह इस टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचता है, लेकिन पहले समझ नहीं पाता कि क्या स्टक करे। फिर वह पानी का जग देखता है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला कराता है। पानी को दिखाकर उसे एक शब्द याद आया जिसे मीडिया लीथल डोज कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल किसी चीज की टॉक्सिसिटी पता लगाने के लिए किया जाता है। मीडिया लीथल डोज का 50% पीने से या तो इंसान मर सकता है या उस बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। वह इसका एनालिसिस कराता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि 60 किलो पानी में 5.4 लीटर मीडिया लीथल डोज होने का चांस है। उसके साइज और वजन के हिसाब से ये लगभग 3.9 लीटर होना चाहिए। इसलिए वह पानी पीने के लिए जग उठाता है, लेकिन कमजोर शरीर की वजह से वह उठा नहीं पाता। फिर भी वह ये सोचते हुए पानी पीता है कि इसे माना स्लॉट्स में स्टक करने का कोई मकसद है। यह महसूस
करके हैरानी होती है कि 1 लीटर पानी पीने के बाद भी उसका पेट नहीं भरत। इसलिए वह आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना 10 लीटर का स्लॉट भरने का फैसला कराता है। 10 लीटर पानी से अपना स्लॉट भरने के बाद वह 0.1 लीटर पानी निकालता है और उसके बाद यूज काफी पेट भरा हुआ महसूस होता है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह यूज अस ऊंट का इंसानी वर्जन बनाता है जो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है। अब जब उसने पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो वह इस स्लॉट को टॉनिक सूप के साथ आजमाना चाहता है। हालांकि उसके पास 9.9 लीटर पानी है और अगर वह सारा पानी एक साथ निकाल दे तो उसका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी यूज एक आइडिया आता है और वह अजराहन कोर टेक्निक से पानी निकालने का फैसला कराता है जो उस माना को एब्जॉर्ब करने, एम्प्लीफाई करने और डिस्चार्ज करने में मदद करती है। इस टेक्निक के एम्प्लीफिकेशन और डिस्चार्ज का इस्तेमाल करके उसका मकसद पानी को अपने शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर निकालना है। वह पूरी तरह से अपने शरीर से पानी निकालने पर ध्यान लगाता है और उस हैरानी होती है कि यह काम करने लगाता है। अगला कदम पानी को वापस जग में डालना है, लेकिन जब वह कोशिश कराता है तो वह टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाता और जग टूट जाता है। जैसे ही गार्ड्स को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है वे उसके कमरे में घुस जाते हैं। इस बीच वह अजरान कोर टेक्निक के साथ अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि यह नल के पानी की तरह निकलेगा, लेकिन अचानक यह वाटर कैनन में बदल गया। गार्डन दूसरे गार्ड्स के साथ आता है और पूछता है कि क्या कोई आतंकवादी हमला हुआ है। वह घबराकर एक बहाना सोचता है, फिर वह कहता है कि उसने गुस्से में जग तोड़ दिया। ऐसा लगाता है कि गार्ड्स उसका बहाना मान लेते हैं और एक गार्ड तो ये भी पूछता है कि क्या उस चोट लगी है। वह घबराकर जवाब देता है कि उसके पैर में बस एक खरोंच आई है। गार्ड गार्डन की ओर मुड़ता है और यूएसएसयूज कमरा नंबर 2 तक ले जाने का रिक्वेस्ट कराता है और वह उसके घाव का इलाज करने के बाद ऐसा करने के लिए मान जाता है। गोर्डन की पीठ पर बैठकर वह सोचता है कि उसका बहाना कितना भी खराब क्यों ना हो, उन्होंने फिर भी यूज मान लिया। वह सोचता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह क्राउन प्रिंस है। गार्डन यूज बिस्तर पर लिटा देता है और चला जाता है। वह बदले में गोर्डन को भी थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। जब गार्डन चला जाता है तो वह सोचने लगाता है कि जब वह अस्त्राहान टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था तो क्या हुआ था। वह माना को बढ़ा रहा था और उस अपने हाथ से डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन इसका नतीजा वाटर कैनन जैसे धमाके के रूप में हुआ। अभी के लिए वह सोने का फैसला कराता है और अगली बार सावधानी से चलने का फैसला कराता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई इस पर शक करे। इस बीच सम्राट को पता चलता है कि वह खुद को सुइयों से चोट पहुंचा रहा है और उत्सुकता से जहर पी रहा है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस समझ नहीं आता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। अगली सुबह वह अपनी दवा के 10 लीटर सफलतापूर्वक बना लेता है और उस पूरा पीने के लिए तैयार होता है। लेकिन गार्डन उसके बगल में खड़ा है और वह उसके सामने इसे नहीं लेना चाहता, ये जानते हुए कि वह शायद वहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए वह गार्डन से थोड़ी देर बाहर इंतजार करने का रिक्वेस्ट कराता है। गार्डन कहता है कि वह बस इसे पीने जा रहा है, ये बताते हुए कि पिछली बार जब उसने इसे पिया था तो यूज कितना दर्द हुआ था। वह गार्डन को अपने बनाए बहाने की भी याद दिलाता है, ये दावा कराते हुए कि उस बालागम के कारण खांसी आ गई थी। गार्डन इस बात पर चिंता जताता है कि उसने इस बार इतना सारा टॉनिक बनाया है। हमारा लड़ाका एक बहाना बनाता है, कहता है कि वह किसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हालांकि उसका इरादा सिर्फ थोड़ी सी खुराक लेने का है क्योंकि उसके लिए ये सब पीना नामुमकिन है। इस पर गोर्डन हंसाकर टालने की कोशिश कराता है कि सच में वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हीरो उसकी फालतू चिंता से काफी परेशान हो जाता है और उसकी चांद से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वह दरवाजा बैंड कराता है और एक ही बार में 10 लीटर टॉनिक पी जाता है, उस अपने माना स्लॉट्स में स्टक कर लेता है। अब उस बस इसे बाहर निकालना है। वह धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए टॉनिक को बाहर निकालना शुरू कराता है। जैसे जैसे वह दवा को अपने शरीर में छोड़ता है उसके अंग बेहतर होते दिखाते हैं, जिससे उसको कुछ एचपी पॉइंट्स मिलाते हैं। अब उसके पास 500 हॉर्स पावर है। वह अपनी यूएमआर बढ़ाने के लिए काफी बेचैन और उत्सुक है। इस मकसद से वह काफी बार अपने अंदर दवा छोड़ता है। इस बीच ऑर्गन डायमेंशन में दिल बड़ा होने के लिए कहता है। दिन के मेन्यू के लिए आंत के बारे में पूछता है। वह जवाब देता है कि अनेक पास सफेद्रा NAS आराम है। इतना ही नहीं, अनेक पास पूरे दिन और अगले दिन भी वही मेन्यू रहता है। तभी उसका सिस्टम यूज चेतावनी देता है कि उसके अंग बार बार अफेड्रा NAS आराम खाकर थक गए हैं। वह चिढ़ाकर जवाब देता है कि वह जो भी देगा वे वही खाएंगे। खाना खाते समय उसका सिस्टम यूज बताता है कि उसने अपनी उम्र 50 दिन बढ़ा ली है। टू एब यूसा के पास जीने के लिए 133 दिन बचे हैं। वह एक सेटलमेंट में खड़ा हो जाता है, जिससे नौकरानी चौंक जाती है। वह जो से माफी मांगने लगाती है। वह कंपोज हो जाता है, सोचता है कि जब उसने सिर्फ एक कप तोड़ा है तो वह इस तरह माफी क्यों मांग रही है। यूज अपना जवाब तब मिलता है जब वह उससे भीख मांगती है कि पिछली बार की तरह यूज कोड ना मारे। इस पर वह टेंशन में आ जाता है क्योंकि उस एहसास होता है कि यह क्राउन प्रिंस लड़की को कोड़े मारता रहा है। वह पूछता है कि क्या उसने सच में ऐसा किया था, उम्मीद कराता है कि वह ना कहेगी। वह नेगेटिव में जवाब देती है, जिससे यूज राहत मिलती है, लेकिन वह आगे कहती है कि उसने खुद ऐसा नहीं किया था। वह पूछता है कि उसने ऐसी सजा पाने के लिए क्या किया था। वह जवाब देती है कि उसने उसकी आस्तीन पर पानी की एक बूंद गिराने की हिम्मत की थी। इससे यूज लगाता है कि यह क्राउन प्रिंस सच में एक क्रूर इंसान होगा।
उस ये सब पसंद नहीं आता। वह अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और उस सब कुछ साफ करके जाने के लिए कहता है, जिससे उसका चेहरा खिल उठाता है। जब वह चली जाती है तो वह गार्डन की ओर मुड़ता है और उसके और दूसरे नौकरों के प्रति अपने व्यवहार के बारे में पूछता है, क्योंकि उस अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। गार्डन बातों को घुमा फिराकर बताने की कोशिश कराता है, लेकिन वह यूज चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसके सामने सारा जहर खा लेगा। इस पर गार्डन यूज नौकरों के प्रति यूसा के क्रूर और बुरे व्यवहार के बारे में बताता है। ये सब सुनाकर वह काफी परेशान हो जाता है। उस ये भी समझ में आता है कि गार्ड्स ने यूएस बोतल तोड़ने के उसके बेतुके बहाने पर क्यों विश्वास किया था। तभी एक और सवाल उठाता है कि गार्डन जैसा कोई उसके प्रति इतना वफादार क्यों है। वह गॉर्डन से इसके बारे में पूछता है क्योंकि वह उससे डरा हुआ नहीं लगाता। इस पर वह धीरे से जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सच में जानता है कि वह किस तरह का इंसान हो सकता है और इस मामले में यूएस पर भरोसा कराता है। एक फ्लैशबैक में ये दिखाया गया है कि जब राकेल बच्चा था तो उसने यूज बारिश से एक छोटे चूज को बचाते हुए देखा था, जबकि वह खुद भीग गया था। ये याद कराते हुए वह आगे कहता है कि यूज रोकेल पर भरोसा है कि जैसे जैसे उसकी सेहत सुधरेगी वह अपने पहले वाले अच्छे स्वभाव में लौट आएगा। रोकेल के उस धन्यवाद देने के बारे में सोचते हुए गार्डन को ऐसा लगाता है जैसे ये पहले ही हो चुका है। वह गार्डन को एक पेस्ट्री देता है जिसे वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ले लेता है। इस पल वह कसम खाता है कि वह कभी भी गार्डन पर अपनी मौत का आरोप नहीं लगाने देगा। इसके लिए उस जिंदा रहना होगा। तभी कोई तेजी से अंदर आता है और जोर से दरवाजा खोलता है। यूज बुलाते हुए वह नौकर जल्दी से यूज बताता है कि सम्राट ने यूज बुलाया है। सीन मुख्य शाही महल में शिफ्ट हो जाता है, जहां रोकेल को अपने पिता के दरबार की ओर जाते हुए दिखाया गया है। जैसे ही वह अपने पिता को प्रणाम कराता है, सम्राट टूरेंट उसकी जागी हुई अजराहन टेक्निक को नोटिस कराता है। वह हमारे लड़ाके की घबराहट को भी महसूस कराता है। इस बीच हमारा लड़ाका उसके सामने झुकाते झुकाते काफी थक गया है और उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि वह खड़ा हो सके। सम्राट यूएसएस यूसा के सेड पैलेस में जीवन के बारे में पूछता है और क्या वह उससे संतुष्ट है, जिसका वह हाँ में जवाब देता है। इस बीच वह इस बात से काफी चिढ़ा हुआ है कि उससे बात कराते समय झुके रहना पड़ता है। फिर सम्राट उससे पूछता है कि उसने उसके बारे में क्या सुना है, क्योंकि वह घर पर सी से खुद को छेड़ रहा है और जहर खा रहा है। वह इससे इनकार करने की कोशिश कराता है। सम्राट बड़बड़ाने लगाता है कि वह एक युवराज के तौर पर अपनी गरिमा खो रहा है और अगर उस लगाता है कि वह उत्तराधिकारी होने का बोझ नहीं उठा सकता तो वह इसे अपने दूसरे भाई को दे सकता है। हमारा लड़ाका, जिसे इसकी उम्मीद नहीं थी, विनम्रता से इस प्रस्ताव को माना कर देता है। सम्राट उसके इनकार से काफी गुस्सा है। हालांकि दूसरी ओर हमारा लड़ाका एक पाल के लिए रुकता है जब उस एहसास होता है कि सम्राट को उस उत्तराधिकारी के पद से हटाने का पूरा अधिकार है। फिर भी वह ऐसा नहीं कराता है। अब वह समझता है कि सम्राट उससे क्यों पूछता है, क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके बेटे ने यह अपने छोटे भाई को स्वीकार करने के लिए किया है। इसलिए वह इस धूर्त राजनीतिक चाल को समझता है, लेकिन वह बिना लड़ा हार मानने का इरादा नहीं रखता, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दूसरी ओर सम्राट इतना गुस्से में है कि वह अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और यूएस पर अनेक शाही परिवार को शर्मिंदा करने का आरोप लगाता है, क्योंकि वह युवराज का खिताब रखना चाहता है। हमारा लड़ाका इस पर हंसाता है क्योंकि उस खिताब की परवाह नहीं है। असल में उसने नॉवल पढ़ी है और उसके हिसाब से दूसरा राजकुमार आने वाले मुश्किल समय को संभालने के काबिल नहीं है। नतीजतन वह शाही परिवार और साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। इसलिए वह सम्राट के पास जाता है और अपने विचार बताता है कि उस अपने तैताल की परवाह नहीं है, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली की परवाह है। इसलिए वह उसे ये साबित करने का मौका देने का प्रस्ताव देता है कि वह दूसरे राजकुमार से बेहतर है। फिर सीन सेड पैलेस में शिफ्ट हो जाता है, जिसमें गार्डन ये जानने के लिए उत्सुक है कि सम्राट ने उस क्यों बुलाया है। वह सब कुछ समझाता है, उस ये बताते हुए कि वह दूसरे राजकुमार के साथ तलवार की लड़ाई करने वाला है, जिससे डॉक्टर अपने सामान पैक करने लगाता है ताकि उसका मालिक यूज हराने के बाद वह चला जाए। इस बीच सम्राट रिकल की बातों और अपने बेटे के इस नए पहलू के बारे में सोचता है, इसीलिए वह उसका प्रस्ताव मान लेता है। अगले दिन साम्राज्य में हर कोई भाइयों के बीच तलवार की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा होता है। लड़कियां दूसरे राजकुमार थियोडोर को निशाना बनाती है। स्टेज पर हमारा लड़ाका लड़ाई के लिए कसरत कराता हुआ पाया जाता है। जब थियोडोर उसके पास आता है तो वह उससे कहता है कि उस ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह चिंता से कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह अपनी सेहत को जोखिम में डाले, क्योंकि वह अपने भाई को सिंहासन का हक देना चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। वह आगे कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसका भाई इस मकसद के लिए खुद को कुर्बान करे। इस पर हमारा लड़ाका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस गुस्से से बताता है कि पिता और बेटे दोनों उसके इरादों को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उसका हारने का कोई इरादा नहीं है। लड़ाई शुरू होने से पहले लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि युवराज का दूसरे राजकुमार को चुनौती देना कितना अजीब है, क्योंकि दूसरे राजकुमार के पास एक ही सर्कल में अजरान कोर होने के कारण ऊपरी हाथ है। उन्हें नहीं लगाता कि उसके पास दूसरे राजकुमार के खिलाफ जीतने का कोई मौका है। एक फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि हमारा लड़ाका जो कसरत कर रहा है, उसके बगल में गार्डन खड़ा है जो सोच रहा है कि यह लड़ाई सिर्फ एक मजाक है। हमारा लड़ाका जवाब देता है कि कोई उससे जीतने की उम्मीद नहीं कराता, इसलिए यह उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे यूएस पर कम दबाव पड़ता है। हालांकि गार्डन अनिश्चितता से कहता है कि वह जीत सकता है।
हमारा लड़ाका उसका हाव भाव देखता है और जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर वह उससे कहता है कि मैच जीतने के लिए उस बस अपने भाई के 3 हमलों को रोकना है। वर्तमान समय में गार्दान अपने मालिक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कराता है। मैच शुरू होता है और सम्राट नियम बताते हैं। अगर हमारा लड़ाका अपने भाई के हमलों को 5 मिनट तक हरा पाता है या झेल पाता है तो वह विजेता होगा, नहीं तो दूसरा राजकुमार मैच जीत जाएगा। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन थियोडोर इस मैच को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, युवराज को अपनी तलवार फेंकते हुए दिखाकर सब हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वह पहले ही हार मान रहा है। यूज ऐसा कराते देख थियोडोर को पहले तो राहत महसूस होती है कि उस अपने बीमार भाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर उस याद आता है कि इससे उस और उसके परिवार को बदनामी होगी। इसलिए वह सोचता है कि क्या उस अपने भाई को थोड़ा लड़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जब हमारा लड़ाका अपने सामने ढाल रखता है तो वह समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस का मकसद यूएस पर हमला करने के बजाय 5 मिनट तक उसके कमजोर हमलों को झेलना है। वह ये सोचकर मुस्कुराता है कि वह इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर देगा। यही सोचकर वह अपने शरीर में माना इकट्ठा कराता है और अपने भाई की ओर दौड़ता है। सम्राट अपने दूसरे बेटे के हमले का विश्लेषण कराते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अना का पहला बेटा इसे झेल नहीं पाएगा। दूसरा राजकुमार ऊपर से हमला करने की कोशिश भी कराता है ताकि उसका भाई बेइज्जती से जमीन पर ना गिरे, लेकिन सभी को हैरानी होती है कि हमारा लड़ाका हमले से बच जाता है। कोई कमेंट कराता है कि दूसरा राजकुमार इतना दयालु है कि वह धीरे से हमला कर रहा है ताकि उसका भाई आसानी से बच सके। दूसरा राजकुमार उस पर पूरी ताकत से फिर से हमला कराता है जिससे वह दूर जा गिरता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो पाता है। हमारे लड़ाके की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन वह फिर भी द्वंद्व जीतने के लिए DRDH है क्योंकि उसने पुलिस वाले के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी बचाने की प्रैक्टिस की है। अब वह ढाल के पीछे छिप जाता है क्योंकि दूसरा राजकुमार उसा की ओर दौड़ता है और हमारे लड़ाके की उम्मीद से ज्यादा माना सोख लेता है। हालांकि हमारा लड़ाका इस पर मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। दूसरी तरफ दूसरा राजकुमार भी जोश में आ जाता है। वह अपना हमला तैयार कराता है और हवा में उछलकर सीधे हमारे लड़ाके पर हमला कराता है, लेकिन मेरा लड़ाका आसानी से असर को सोख लेता है क्योंकि उसने पहले ही इस स्पेल के लिए अपने निचले शरीर को ट्रेन किया था। उसने न सिर्फ लोहार को अपनी ढाल को कस्टमाइज करने का निर्देश दिया था, बल्कि उसने अपने छोटे भाई के लिए अपने माना स्लॉट में काड़ा भी स्टक कर रखा था। उसका सिस्टम पूछता है कि वह अपने शरीर में इस काड़े का कितना हिस्सा शेयर कराना चाहेगा और वह 0.2 लीटर जवाब देता है। इसके साथ ही उसके भाई का माना से भरा शरीर काड़े से भर जाता है और ज्यादा पीने की वजह से दूसरे राजकुमार का चेहरा लाल हो जाता है, जिससे उस हिचकी आने लगती है। थियोडोर बहुत कंफ्यूज है कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। इस बीच राकेल सोचता है कि उसने नोवेल में पढ़ा था कि थियोडोर ऐसा इंसान है जिसे किसी भी तरह की शराब पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपने स्लॉट में कई तरह की शराब मिलाई और उस अपने भाई के शरीर में डाल दिया। थियोडोर अपने भाई के खिलाफ जीतने के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या चला गया है। वह स्थिति को संभालना चाहता है और अपने पिता की पहचान, नागरिकों की तालियों और क्राउन प्रिंस का खिताब पाना चाहता है। उसके हिसाब से यह उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। हर कोई चाहता है कि वह क्राउन प्रिंस बने, इसके लिए उस जीतना होगा। यही सोचकर वह अपने भाई की ओर दौड़ता है, जो ये दिखाकर हैरान रह जाता है कि वह कोकाटेल बम से बच गया। फिर वह एक और 0.1 लीटर कोकाटेल बम अपने भाई पर फेंकता है। सीन बदलता है और दूसरा राजकुमार खुद को अपने भाई के अंगों की दुनिया में पाता है, जहां उस दिल DVR ड्रिंक पिलाई जाती है, जो यूज बताता है कि यूज वह ड्रिंक उस व्यक्ति ने दी। वह मुड़कर देखता है कि वह व्यक्ति उसका अपना भाई है जो उसके लिए अपना गिलास उठाता है। ये देखकर थियोडोर पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उस लगाता है कि उस मतिभ्रम हो रहा है। अपने भाई को इतना नशे में और हैरान देखाकर क्राउन प्रिंस उसकी मदद करने का फैसला कराता है। वह अपने भाई पर अपने माना स्लॉट में जमा लिक्विड छोड़ने वाला है। इस माना से वह पूरी ताकत से यूएस पर हमला कराता है और अपने भाई को फर्श पर गिरा देता है। वहां मौजूद हर कोई अपने सामने हुई इस अप्रत्याशित घटना से पूरी तरह हैरान रह जाता है। अपने बेटों के बीच लड़ाई दिखाकर सम्राट टूरेंट पहचान जाता है कि राकेल ने अजराहन कोर का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में उस लगा था कि उसने पहले गलती की थी। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता है कि सैकड़ों लोगों के आसपास होने के बावजूद यूएसएस अजराहन कोर की ऊर्जा निकल रही है। दूसरी ओर जब थियोडोर अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने भाई को अपने पैरों के पास पाता है। उसका भाई दावा कराता है कि उसने उसके अशुद्ध माना को शुद्ध कर दिया है। थियोडोर तुरंत इसे अजराहन कोर के रूप में पहचान लेता है और सवाल कराता है कि उसके बीमार भाई के लिए इसका इस्तेमाल कराना कैसे संभव है। कथित तौर पर बीमार भाई लापरवाही से जवाब देता है कि उसने बस इसे थोड़ा देर से सीखा। अपनी गिरी हुई तलवार को दिखाकर थियोडोर बड़बड़ाता है कि वह हार गया है, जिस पर उसका भाई टिप्पणी कराता है कि थियोडोर को शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वह अपने भाई के माथे पर खून देखता है। हमारा लड़ाका बताता है कि उस ये चोट अपने भाई के हमले से खुद को बचाते समय लगी थी। ये सुनाकर थियोडोर को लड़ाई के दौरान अपने रवैये का एहसास होता है कि वह अपने भाई के प्रयासों को स्वीकार किए बिना जीत मानकर कितना ओवर कॉन्फिडेंट था। फिर हमारा लड़ाका उठाता है और अपने भाई की खैरियत पूछता है। उसका भाई उसकी बातों को गलत समझता है और शर्मिंदगी महसूस कराता है। हालांकि राकेल साफ कराता है कि वह असल में उसकी हालत के बारे में पूछ रहा था।
इज बट फर्स्ट कॉफी ओपर थियोडोर सबके सामने क्राउन प्रिंस के रूप में अपने कौशल को स्वीकार कराते हुए अपने भाई के सामने झुकता है। उसी पाल हमारे हीरो के सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जिससे वह खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार यह कर लिया है। यूसा के हावा भाव को अपने भाई पर जीत समझकर गॉर्डन यूज दिखाकर भावुक हो जाता है। हमारे लड़ाके का सिस्टम यूज किसी और का इलाज करने के लिए बधाई देता है, ये बताते हुए कि उसने रिक्वेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट फीस नाम की एक स्किल हासिल कर ली है। ये स्किल उस हर बार दूसरों को ठीक करने पर थोड़ी सी यूएमआर बढ़ाने की क्षमता देती है। हालांकि वह देखता है कि यह तरीका उसकी उम्र को एक बार में सिर्फ एक दिन ही बढ़ाता है, जिससे उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता है क्योंकि यह काफी धीमी प्रक्रिया है। फिर भी वह इसे अपनाने को तैयार है क्योंकि वह इसे सिर्फ इक्यूपॉइंट टेक्निकों या टॉनिक पर निर्भर रहने के बजाय अपनी यूएमआर बढ़ाने का ज्यादा असरदार तरीका मानता है। उसके विचारों में उसके पिता दखल देते हैं, जो पूछते हैं कि क्या उसने लड़ाई में असुराहन कोर का इस्तेमाल किया था, जिसे वह मान लेता है कि उसने किया था। फिर वह पूछता है कि उसने इसे कैसे हासिल किया। वह ईमानदारी से जवाब देता है कि उस सच में नहीं पता क्योंकि वह अपने पिता को यह नहीं बता सकता कि उसने इसे अपने शरीर को ठीक करने के लिए इनाम के तौर पर हासिल किया था। हालांकि उसके पिता यूएस पर विश्वास कराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जन्म के समय ही इसे उसके शरीर में उकेर दिया था, लेकिन उसकी बीमारी के कारण वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। सम्राट कहते हैं कि हमारे लड़ाके ने अपने शरीर की खामियों को दूर करके इसका इस्तेमाल कर लिया है। ये सोचकर कि उसके पिता उसकी तारीफ कर रहे हैं, वह उन्हें धन्यवाद देता है। हालांकि उसके पिता बीच में टोकते हुए कहते हैं कि इन सब ने अनेकी शुरुआती योजना को बर्बाद कर दिया, जिससे वह अपने पिता की बातों के पीछे का मतलब सोचने लगाता है। सम्राट अपने बेटे की ओर पीठ करके यूज भरोसा दिलाते हैं कि उसके ओरामोस के बावजूद वह अपने वादे के मुताबिक यूज युवराज के रूप में स्वीकार कराते हैं। फिर वह रुकते हैं और उस चेतावनी देते हैं कि वह यूएस पर नजर रखेंगे कि क्या वह सच में सिंहासन संभालने के काबिल है। ये सब हमारे लड़ाके को गुस्सा दिलाता है, लेकिन सम्राट भी उसके जवाब न देने से निराश होते हैं और यूएस पर चिल्लाते हैं कि वह उन्हें कुछ जवाब दे। सीधे जवाब देने के बजाय युवराज अपने पिता को सलाह देना शुरू कर देता है कि उन्हें तलवारबाजी कराते रहना चाहिए क्योंकि अनेकी मांसपेशियां आकार रही है। वह आगे कहता है कि उन्हें ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए और तंबाकू की आदत छोड़ देनी चाहिए। सम्राट पूछते हैं कि अना का बेटा कौन होता है उन्हें इस तरह सलाह देने वाला, लेकिन हमारा लड़ाका ईमानदारी से जवाब देता है कि वह सिर्फ अपने पिता की चिंता में ऐसा कह रहा है। कुछ देर बाद सम्राट अपनी बग्घी में बैठे हुए दिखाते हैं और अपने बेटे के व्यवहार में आयार मैचर बदलाव के बारे में सोचकर ताना मार रहे होते हैं। ऐसा लगाता है कि उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अना का बेटा अजरान को टेक्निक का लापरवाही से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी सेहत को खतरा हो सकता है। वह अपने बेटे से राखी गई ऊंची उम्मीदों के बारे में सोचते हैं। वह खुद भी बीमार है, लेकिन अब आज की घटनाओं के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है, अपने बेटे के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण। इस बीच घर लौटते समय हमारा हीरो बहुत पहले अपने पिता के बारे में सोच रहा है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, क्योंकि जब यूस इस बुरी खबर के बारे में कॉल आया तो उसने खेलने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। यूज अब इसका पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सम्राट के बारे में सोचते हुए, जिसके पास अभी भी मौका हो सकता है, वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपने पिता की भी रक्षा करने का फैसला कराता है, जिससे उसकी अपनी जिंदगी भी लंबे होगी। उसी पाल गार्डन फिर से आता है। उसका चेहरा भावुक है और वह अपने मालिक से पूछता है कि वह क्यों रो रहा है। अजीब महसूस कराते हुए वह फिर भी उससे पूछता है। गॉर्डन अपने मालिक पर गर्व महसूस कराता है कि उसने लड़ाई जीत ली, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वह गॉर्डन की चिंता को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि अब वह आराम करेगा क्योंकि उस कल बहुत कुछ कराना है। उसकी उलझन को समझते हुए वह बताता है कि उस अगले दिन किसी से मिलाना है। बाद में गार्डन राजधानी के टॉप 10 रेस्टोरेंट में से एक सोरेंटिनो में एक आदमी के साथ देखा जाता है। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इस रेस्टोरेंट के बारे में जानता है। वह जवाब देता है कि वह वहां का रेगुलर कस्टमर है। पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा क्राउन प्रिंस है, जिसने भेस बदला हुआ है। जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो वह एक अजीब रिक्वेस्ट कराता है, जैसे बिना अंगूर के अंगूर की वैन मांगना और कहना कि वह सूरज उगने तक खाना चाहेगा। ऐसा लगाता है कि यह किसी तरह का कोड है, क्योंकि जैसे ही वह ऑर्डर देता है वेटर यूज अपने पीछे आने का निर्देश देता है। दोनों अपनी सीटों से उठाते हैं जबकि गार्डन हैरान है कि क्या हो रहा है। हमारा लड़ाका गार्डन से वेटर का पीछा करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह जल्द ही समझ जाएगा। थोड़ी देर बाद वेटर उन्हें एक सीढ़ी तक ले जाता है। गार्डन अभी भी कंफ्यूज है कि क्राउन प्रिंस को इस जगह के बारे में कैसे पता है। उस खुद इसके बारे में तभी पता चला क्योंकि उसने इसके बारे में एक नोवेल में पढ़ा था। गार्डन पूछता है कि वे वहां क्यों है। वह गोलमोल जवाब देता है कि वह कुछ इलाज की फीस लेने आया है, जिससे गार्डन उसके शब्दों से हैरान रह जाता है। टॉपिक बदलते हुए वह गॉर्डन से पूछता है कि क्या वह डेमिया नाम के किसी व्यक्ति को जानता है, जिस पर गॉर्डन नेगेटिव जवाब देता है। अपने वफादार डॉक्टर को और समझाने के बजाय वह सीढ़ियों के आखिर में दरवाजा खोलता है। वहां उन्हें एक बैताल अरीना मिलता है जहां दो फैत एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे ही भीड़ उन्हें चीयर करती है, गॉर्डन फिर से इस जगह के बारे में पूछता है। वह खुशी से जवाब देता है कि यह एक सीकरत जगह है। फिर चारों ओर देखते हुए यूज रिंग में एक सख्त दिखाने वाला आदमी दिखाता है। गार्डन पूछता है कि क्या यह वही डेमिया है जिसका जिक्र उसने पहले किया था, जिस पर वह नेगेटिव जवाब देता है।
तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है, जिससे इस नॉवल का असली हीरो सामने आता है, जिसे वह अपनी दुनिया में पढ़ रहा था। यह आदमी डेमिया केन है। जैसे ही वह कोलाजियम में घुसता है, हर कोई डेमिया के लिए चीयर करने लगाता है। होस्ट सख्त दिखाने वाले आदमी को जगह छोड़ने के लिए कहता है, फिर डेमिया का परिचय कराता है, जो रात का मेन मैच लड़ने वाला है। वह सिर्फ 17 साल का था जब वह अंडरवर्ल्ड की जिंदगी में शामिल हुआ और अगले 3 महीनों में सबको हरा दिया, जिससे यूज तलावा अरबाजी के जीनियास का तैताल मिला। फिर वे डेमिया के विरोधी को अखाड़े में आने देते हैं, जो एक दहाड़ता हुआ ट्रोल है जो उसकी तरफ दौड़ रहा है। हमारा लड़ाका जो ये सब देख रहा था, वह भी वहां एक असली ट्रोल को दिखाकर डर जाता है। गार्डन भी विरोध कराता है क्योंकि उस लगाता है कि वे एक इंसान को ट्रोल को खिलाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच निचली मंजिल पर गुस्से में आया ट्रोल काफी गुस्से में है और यूएस पर हमला करने की कोशिश कराता है, लेकिन डेमिया बड़ी आसानी से उसके हर हमले से बच जाता है। डेमिया, जो यूएस मॉन्स्टर को ध्यान से देख रहा था, अपनी तलवार निकालता है और एक ही तेजी से वार में यूज 2 टुकड़ों में काट देता है। शो देख रहे दर्शक उसके किए पर हैरान रह जाते हैं। इस बीच हमारा हीरो सोचता है कि यह आदमी उसा की उम्मीद से ज्यादा बदनाम है। फिर उस एहसास होता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है जो नोवेल का मेन कैरेक्टर है, एक तलवारबाजी का जीनियस जिसे इतिहास में ग्राइंड मास्टर स्वॉर्ड्समैन का दुश्मन माना जाता है। फिर वह गार्डन को अपने पीछे आने का आदेश देता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मोटे आदमी ने रोक लिया जो उन्हें आगे न बढ़ाने की चेतावनी देता है। लेकिन जैसे ही हमारा क्राउन प्रिंस अपनी हथेली में सोने की ईंट रखता है, वह आदमी उन्हें अंदर जाने देता है। वे बैठे हैं और कोई ऐसा है जिससे हमारा लड़ाका डराने की पूरी कोशिश कराता है। वह आत्मविश्वास से अपने हाथ में पेनकिलर की बोतल लेता है और पूछता है कि क्या वह ये सस्ती पेनकिलर लेने वाला है। डेमन फिर पूछता है कि वह वहां क्यों है या क्या वह उस दवा बेचने आया है। वह गोलमोल जवाब देता है कि यह कुछ ऐसा ही है। दूसरी तरफ डेमन हमारे लड़ाके को ये कहकर दूर भगाने की कोशिश कराता है कि वह उनसे टैंग आ गया है। हमारा लड़ाका आत्मविश्वास से कहता है कि ये सस्ती दवाएं उसके सिर के पिछले हिस्से में लगातार होने वाले तेज दर्द के इलाज में काम नहीं आती। अब उसका ध्यान इस पर जाता है और वह अपने दर्द के बारे में बताना शुरू कराता है, जिसमें लक्षण आमतौर पर उसके सिर के पिछले हिस्से से शुरू होते हैं और उसकी गर्दन और सिर के आसपास का हिस्सा अकड़ा हुआ और खुजली वाला महसूस होता है। वह पूछता है कि क्या उसके कंधे और गर्दन सुन्न महसूस होते हैं। हमारा लड़ाका उसकी आंखों में शक भरी नजर पहचान लेता है क्योंकि वह डेमिया के बारे में ये बातें जानता है। वह अपनी हालत के बारे में फिर से बताता है, जबकि उसने बताया कि उस अपने सिर के किनारों और आंखों के बीच बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं, उस अपने शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। हमारा लड़ाका अपनी सारी हालत बताते हुए ये सब एक्टिंग भी कर रहा था। जब डेमन यूज ध्यान से देख रहा था, तो हमारा हीरो अपना मेलोड्रामा जारी रखता है और उस समझाने की कोशिश कराता है कि वह अपनी समस्या की जांच तक जाने के बजाय पेन किलर पर निर्भर है, जो कि इलाज का सही तरीका नहीं है। डेमिया उससे चिढ़ जाता है और एक पैल के लिए यूज मारने के बारे में सोचता है। आखिर में वह डेमन से कहता है कि वह अपने मुंह से कुछ बोले, जिससे डेमन चिढ़ जाता है क्योंकि डेमन को लगाता है कि वही यूज कुछ बोलने नहीं दे रहा है। खैर, डेमिया हमारे लड़ाके की पहचान पूछता है, जो मजाक में उस सच बताता है कि वह क्राउन प्रिंस है, जिससे डेमिया चिढ़ जाता है। यूज यकीन दिलाने के लिए वह झूठ बोलता है कि उस कूजमैन ने भेजा है, जो डेमिया का एक तरह से स्पॉन्सर है। वह आगे कहता है कि कूजमैन डेमिया के बारे में चिंतित है और आजकल मौसम की वजह से अनेक पास जरूरी चीजें काफी मात्रा में नहीं है। डेमिया को कुछ समझ नहीं आता। हमारा लड़ाका बड़बड़ा रहा है और अपने शब्दों का मतलब पूछता है। हमारा लड़ाका बताता है कि उस अपना दर्द कम करने का एक नया तरीका मिल गया है। डेमन पूछता है कि क्या इस समय कोई नई दवा शामिल है। हमारा लड़ाका जवाब देता है कि इस मामले का इलाज इस दवा से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके दर्द की जात को खत्म करने की जरूरत है। वह उससे अपनी शर्त उतारने और लेट जाने के लिए कहता है ताकि वह उस इलाज का तरीका समझा सके। डेमन वैसा ही कराता है जैसा उस कहा जाता है। उसकी पीठ पर बहुत सारे निशान हैं। हमारा लड़ाका मजाक में पूछता है कि क्या वह डरा हुआ है, लेकिन वह चिढ़ाकर माना कराता है और कहता है कि वह एक योद्धा है जिसने लोगों को चोट पहुंचाई है और इसके उलट भी हुआ है, जिससे वह चुप हो जाता है। फिर वह मोक्सीपस्तान का एक टुकड़ा उठाता है और पूछता है कि क्या उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। हमारा लड़ाका मोक्सीपस्तान को उसकी पीठ पर रखता है। फिर वह यूएस चीज को उसकी पीठ पर जलाता है, जबकि डेमिया बेफिक्री से कहता है कि ऐसा इलाज उसके जैसे योद्धा को नहीं डराता। हालांकि थोड़ी देर बाद वह दर्द से कांपने लगाता है, जिस पर हमारा लड़ाका मजाक कराता है। वह गंभीरता से उम्मीद कराता है कि वह दर्द सह पाएगा। वह इस लड़ाके के बारे में सोचता है जिसकी पीठ पर एक श्राप का निशान है। यही वजह है कि वह अंडरवर्ल्ड नहीं छोड़ता। जब भी वह लड़ने जाता है तो यूज बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस दर्द से निपटने के लिए वह बहुत सारी पेनकिलर लेने लगाता है। वह उधार लेता है और अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है। यही इस कहानी के हीरो की जिंदगी है। वह कूजमैन को कोसता है कि उसने डेमिया पर यह क्रूर चक्र थोपा। अब वह इस प्रोसेस से अपनी पीठ पर बने निशान को मिटाने की कोशिश कराता है। वह खुशी खुशी सोचता है कि अगर वह डेमिया को ठीक कर पाया तो न सिर्फ उसकी यूएमआर बढ़ेगी, बल्कि उसका साथ भी मिलेगा। वह बाद में दूसरे ग्लैडिएटर का इलाज करने का फैसला कराता है। इलाज खत्म होने के बाद वह उस उठाने के लिए कहता है। वह उसकी पीठ पर बने निशान को ध्यान से देखता है, जिसे उसने सफलतापूर्वक जला दिया है।
फिर वह पूछता है कि इस समय उस कैसा महसूस हो रहा है। अविश्वास के भाव से डेमन कहता है कि यूज काफी ताजगी महसूस हो रही है, ऐसा उस बहुत समय से महसूस नहीं हुआ था। हमारा लड़ाका बताता है कि यूज इलाज के और सेशन की जरूरत है। इस दौरान यूज अपनी पीठ पर पड़े छालों को छूने, तेलिए खाना खाने और ज्यादा मेहनत करने से बचाना होगा। वह आखिरी बात सुनाकर हैरान रह जाता है। हमारा लड़ाका बताता है कि उस लड़ना नहीं चाहिए जिस पर विरोध होता है, क्योंकि कुजमैन इसकी इजाजत नहीं देगा। इस पर वह उस दिलासा देते हुए कहता है कि वह इस मामले को संभाल लेगा। अब डेमिया समझ जाता है कि हमारा लड़ाका वैसा नहीं है जैसा उसने बताया था और हैरान होकर उसकी पहचान के बारे में पूछता है। हमारा लड़ाका गर्व से यूज बताता है कि वह एक क्राउन प्रिंस है, लेकिन डेमन यूएस पर विश्वास नहीं कराता और कहता है कि अपनी पहचान छिपाने का उसके पास कोई कारण जरूर होगा। हमारा लड़ाका इस मामले को यहीं खत्म करने का फैसला कराता है और डेमिया को वही करने का निर्देश देता है जो उसने यूज बताया है। इसके अलावा वह उस शक्ति से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कोलाइजियम ना जाए, क्योंकि यह उसके लिए ज्यादा सुरक्षित जगह है। आखिर में वह कहता है कि यही एक दूसरे से मिलाने का अना का एकमात्र तरीका है। ये सुनाकर डेमिया का चेहरा लाल हो जाता है और वह उत्सुकता से उससे सहमत हो जाता है। वापस जाते समय गार्दियन के मन में इस गैरकानूनी जगह के बारे में सैकड़ों सवाल होते हैं, लेकिन वह उससे कुछ ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। जब पूछा जाता है कि वह क्या है, तो वह गार्दियन से काले बालों वाले, पोनीटल और तिरछी आंखों वाले एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। कुछ जगहों पर देखने के बाद आखिरकार वह उस एक बार में पाता है। वह उसके सामने बैठ जाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। कहता है कि उस डेमिया को खरीदना है, इसलिए उसके कुल कर्ज के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कीमत भी बतानी चाहिए। इस पर कुजमैन 9 ट्रिलियन मिनान की मांग कर आता है, जो सिर्फ क्राउन प्रिंस जितना अमीर आदमी ही दे सकता था। हमारा लड़ाका बताता है कि वह क्राउन प्रिंस है। वह आदमी इस पर हंसाने लगाता है और कहता है कि अगर राकेल क्राउन प्रिंस है तो वह भी क्राउन प्रिंस के नाम से दवा बेचने वाला है। फिर वह उससे कहता है कि अगर यूज दवा नहीं खरीदनी है तो चला जाए। जब हमारा लड़ाका चला जाता है तो वह समूह एक आदमी को बुलाता है और उस हमारे लड़ाके की पहचान जानने के लिए उसकी जांच करने को कहता है। वह उस जानकारी निकलवाने के लिए जैसे चाहे वैसे टॉर्चर करने को भी कहता है। 1 घंटे बाद जिस आदमी को उसने हमारे क्राउन प्रिंस को टॉर्चर करने भेजा था, उस खून बहता हुआ और घायल हालत में उसके सामने फेंक दिया जाता है। वह उस देखाकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसके साथ ये किसाने किया। फिर वह अपने सामने शाही गार्ड्स को देखता है जो घोषणा कराते हैं कि गुप्त शाही इंस्पेक्टर अनेक सामने है। फिर हमारा लड़ाका अपनी विग उतारता है और उस शाही बैज दिखाता है। ये 1 घंटे पहले की बात है जब गार्डन और हमारा लड़ाका कहीं जा रहे थे, इस बात से अनाजान की कुजमैन का आदमी अना का पीछा कर रहा है। वह गार्डन से सामान्य व्यवहार करने को कहता है ताकि पीछा करने वाले को शक न हो कि उन्हें पता है कि वह वहां है। यूज पता था कि कुजमैन किसी को उसका पीछा करने के लिए जरूर भेजेगा, इसीलिए वह सबसे पहले उसके पास गया था। अगले ही पाल जब पीछा करने वाला मुड़ता है तो वह शाही इंस्पेक्टर से टकरा जाता है। शाही गार्ड्स ने इस पीछा करने वाले पर क्राउन प्रिंस की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। अब वे कुजमैन के सामने खड़े हैं। हमारे लड़ाके ने बैज गुप्त शाही इंस्पेक्टर को वापस कर दिया है, जबकि कुजमैन स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हमारा लड़ाका अपने शाही गार्ड्स को यूएस जगह पर छापा मारने का आदेश देता है, खासकर कुजमैन को पकड़ने के लिए। उसके आदेश पर सभी इस जगह पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपने सामने का दृश्य दिखाकर गोर्डन सोचता है कि क्राउन प्रिंस सच में बदल गया है। अब उस अपने देश की सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए वह अंद्रागरॉन संगठनों पर छापा मार रहा है। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस अपने आसपास के लोगों को दिखाकर बहुत खुश लग रहा है। अगर वे घायल होते हैं तो यूज उन्हें ठीक करने का मौका मिलेगा। यूज अपनी यूएमआर बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस बीच कुजमैन कोने में छिपाकर स्थिति पर विचार कर रहा है। वह सोचता है कि जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तब क्राउन प्रिंस को डेमिया को खरीदने में क्या दिलचस्पी दी। जैसे ही वह गेट की और भागता है, वह फैसला कराता है कि जब तक हालात शांत नहीं हो जाते तब तक छिपा रहेगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह खुद को कई तलवारों के सामने पाता है। इस बीच हमारा लड़ाका अपने दोख्तर के साथ शर्त लगाता है कि वह इस गेट से बाहर आएगा, और अब वह बेचारे दोख्तर से 500 मेगन की मांग कराता है। फिर वह आगे आता है और बड़बड़ाने लगाता है कि एक दवा के लिए भुगतान कराना कितना जरूरी है। जब कुजमैन उससे चिल्लाकर पूछता है कि वह किस पागलापन के बारे में बात कर रहा है, तो वह साफ कराता है कि वह अच्छे इरादों से आया है ताकि डेमिया के दवाइयों का खर्च चुका सके और उसे एक अच्छी डील देता है, लेकिन वही यूज ठुकरा देता है। ये सुनाकर वह गुस्से में आ जाता है और यूज मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका सामना शाही गार्ड की लोहे की मुट्ठी से होता है। अगले ही पल यूज नीचे रहने की चेतावनी दी जाती है। बचाने का कोई रास्ता ना दिखाकर वह अपने मुंह में जहर वाला कैप्सूल बम इस्तेमाल करने का फैसला कराता है और उस थूक देता है। 5 सेकंड के बाद जब उसने इस तरह से कैप्सूल थूकने की योजना बनाई दी तो आसपास के सभी लोग लकवाग्रस्त हो जाएंगे। कैप्सूल के असर में आने के बाद वह भाग जाएगा और युवराज को मार देगा। वह अपनी पैराफेक्ट योजना से खुश है। वह 5 से 1 तक गिनती गिनाते हुए कैप्सूल को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस थूक पाता, राकेल अपने हाथ से उसका मुंह बैंड कर देता है। कुजमैन को एहसास होता है कि वह उसकी हर चाल जानता है। उसी पाल बम फटने का समय हो जाता है और वह उसके मुंह में फट जाता है।
लकवा मारने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस जल्द से जल्द एंटीडोट लेने की जरूरत होती है। कांपते हाथों से वह उस अपनी जेब से निकालने की कोशिश कराता है, लेकिन हमारा हीरो जो नोवेल पढ़ता है और उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसके हाथ से एंटीडोट ले लेता है और पूछता है कि क्या वह अपने ज्ञान का सच जानना चाहता है। इस गुंडे के डर के लिए हमारा लड़ाका यूज चिढ़ाते हुए यूसा के सामने एंटीडोट पी लेता है, जैसा कि वह जोर देता है कि वह इसके बारे में नहीं बताएगा। उस और चिढ़ाने के लिए वह एंटीडोट के कड़वे स्वाद के बारे में कहता है, जबकि कूजमैन एंटीडोट पाने के लिए काफी बेताब है। हमारा लड़ाका लापरवाही से यूज उसकी पीठ पर फेंक देता है। वह इशारा कराता है कि वह यूज एंटीडोट नहीं देगा जब रॉकी ने ही यूज सबसे पहले जहर दिया था। वह ऐसा इसलिए कराना चाहता है ताकि अपने मेडिकल ट्रीटमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करके उसकी उम्र बढ़ा सके, क्योंकि अब उसके पास एंटीडोट उसके माना स्लॉट्स में है। अब 5वीं थोराइसिक वर्तेब्र के नीचे वह दोनों तरफ लिगभाग 1.5 इंच दबाता है, जिससे हॉट ट्रांसपोर्टर पॉइंट्स दबाते हैं। इसके साथ ही कूजमैन जहर बाहर निकाल देता है। फिर वह अपने अंदर एंटीडोट डालता है और उसके काम करने का इंतजार कराता है। कुछ सेकंड के बाद वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि हमारे लड़ाके ने उसका सफलतापूर्वक इलाज कर दिया है। यूज इनाम के तौर पर उसकी जिंदगी 118 दिन बढ़ जाती है। फिर वह अपने गार्ड्स को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देता है। अब वह यहां आने का अपना मुख्य लक्ष्य पूरा करने जा रहा है। सीन ग्लेडिएटर्स पर शिफ्ट होता है, जिनका लीडर डेमिया है, जो गार्ड से लड़ रहे हैं और कई लोगों को घायल करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी पाल राइकेल उसके सामने आता है और वह उस तुरंत पहचान लेता है। सीन एक सपने में बदल जाता है, जिसमें एक जवान डेमिया अपनी मारी हुई मान के सामने दिखाया गया है। यूज पता है कि वह यूएस दिन का सपना देख रहा है जब वह अकेला रह गया था। इसी पाल कोई यूज जागने के लिए कहता है और वह आंखें खोलता है और खुद को एक बगीचे के सामने पाता है, जो अपना परिचय देता है और डेमन भी हाथ मिलाते हुए उस अपना नाम बताता है। हमारा क्राउन प्रिंस अनेक परिचय में दखल देता है और अन दोनों से उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि अनेक पास करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद वे एक मोकम्बस्तान क्लिनिक में पहुंचते हैं। उन्हें वहां दूसरे ग्लेडाइटर भी मिलाते हैं। डीमन उस जगह के बारे में पूछता है कि वे कहाँ है। वह जवाब देता है कि यह एक इलाज क्लिनिक है। एक और ग्लेडाइटर इस बात पर हैरानी जताता है कि वह अनेक साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसने न सिर्फ उन्हें अंडरवर्ल्ड से बचाकर अपने महल में पनाह दी है, बल्कि अना का इलाज भी करने वाला है। वह उन्हें देखते हुए सोचता है कि इन ग्लेडाइटर का इलाज करने का उसका मुख्य कारण उन्हें अनेक श्राप के निशानों से आजाद कराना है। ऐसा करके वह अपनी उम्र बढ़ा सकता है, क्योंकि अना में से ज्यादातर जवान लोग हैं, जिससे यूज अपनी यूएमआर बढ़ाने में मदद मिलती है। वह ये कहकर शुरू कराता है कि वह यह नेक इरादे से नहीं कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि वह खुद काफी बीमार आदमी है। अनमैन से एक बीच में बोलता है कि राज्य में सब ये जानते हैं और हमारा लड़ाका मैन ही मैन वादा कराता है कि इस आदमी को सबसे दर्दनाक इलाज मिलेगा। खैर, वह आगे कहता है कि क्योंकि डॉक्टर यूज ठीक करने का इलाज नहीं ढूंढ पाया, इसलिए अब वह खुद ये कर रहा है। फिर वह डेमिया की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उस समझ में आया कि वह क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। डेमिया जवाब देता है कि वे वहां यूसा के टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए हैं, जिसकी वह पुष्टि कराता है। ये सुनाकर सब काफी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़ाका डेमन से पूछता है कि पिछले इलाज के बाद उस कैसा लगा। डीमन जवाब देता है कि उस नसों के दर्द से राहत मिली। ये सुनाकर अगर डेमिया क्राउन प्रिंस के पक्ष में गवाही दे रहा है तो सब राहत महसूस कराते हैं। फिर वह सबसे पूछता है कि क्या उन्हें इलाज करवाने में कोई बेचैनी हो रही है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह अन सभी को अपनी शर्त उतारने और बिस्तरों पर लेट जाने का निर्देश देता है। 6 दिन बाद हर ग्लेडाइटर सबसे खराब हालत में दिखाया जाता है। वे लगातार उल्टी कर रहे हैं और दर्द निवारक दवा न लेने के कारण उन्हें ठंडे पसीने आ रहे हैं। हमारा लड़ाका अपने इलाज के नतीजे दिखाकर काफी घबरा जाता है। वह डेमिया की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उस चक्कर आ रहे हैं या उल्टी हो रही है। डीमन जवाब देता है कि हाँ, लेकिन वह अब ठीक है। अब उस समझ में आता है कि डेमिया एक अपवाद है, क्योंकि वह किसी कारण से उपन्यास का मुख्य किरदार है। फिर वह सभी को अनेक कमरों में भेजे देता है, लेकिन सर्जियो को रुकने का निर्देश देता है। वह विड्रोल सिम्पटम्स की वजह से अपनी खराब हालत पर कमेंट कराता है, लेकिन सर्जियो कहता है कि वह ठीक है। फिर वह यूज सुई दिखाता है और कहता है कि वह इससे उसकी मदद करेगा। इस बीच वह सोच रहा होता है कि उस पक्का नहीं पता कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सर्जियो पर काम करेगा या नहीं, लेकिन सर्जियो ही वह है जो सबसे लंबे समय से पेन किलर ले रहा है। इसलिए यूज इसके लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाना होगा। वह अपने पेट के पास के रनिंग पॉइंट को टारगेट करने के बारे में सोचता है। जब वह ये सब सोच रहा होता है तो सर्जियो अपनी जगह से उठाता है और अपनी फॉर्म में काफी ताकतवर दिख रहा होता है। फिर वह हमारे आदमी पर कूदता है और दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। राकेल को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन डेमन सही समय पर आता है और सर्जियो को उससे दूर धकेल देता है। यूज उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए वह उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिसका राकेल पॉजिटिव जवाब देता है। वह सर्जियो की बेहोश हालत को देखता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसके गंभीर विड्रोल सिम्पटम्स की वजह से वह किसी भी मामूली स्टिमुलेशन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए एक छोटी सुई भी यूज तलवार की तरह चुभेगी। इस समस्या को हल करने के लिए यूज पाताली सुइयों की जरूरत है। थोड़ी देर बाद वह अपनी स्टेडी में एक लोहार का खत पढ़ते हुए दिखाता है। खत का सारांश यह है कि लोहार यूएसए ऐसी माफी मांगता है कि वह धागे जीतनी पटालिकाई सुइयां नहीं बना पाया।
खत में लिखा है कि सिर्फ एक बौना कारीगर ही ऐसा कमाल कर सकता है। इसी समय उस अपने सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है जो चेतावनी देता है कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जिससे नर्वस बीमारी हो सकती है। उसके अंग दिल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यूज इशारा भी दे रहे हैं। यूज खोया हुआ दिखाकर उसका सिस्टम यूज याद दिलाता है कि वह अपने एचपी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को बुला सकता है या एक स्किल अनलॉक कर सकता है। फिर वह 300 हॉर्स पावर की कीमत पर सामान गुचा ऑप्शन चुनता है। खरीदारी कंफर्म कराते समय यूज उम्मीद है कि उसे एक अच्छा सामान मिलेगा। उसका सिस्टम यूज अन के एलिटीज को जुबानी बताने का निर्देश देता है जो वह अपने सामान में चाहता है। वह एक ऐसे जीव की मांग कराता है जो यूज एक जैसी मोटाई की काई सुइया द सके। उसकी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद उसका सिस्टम उस अजीब नामों वाले 3 ऑप्शन देता है, जैसे कि एक खुश सामान जो ओएन ओएन कराता है, लोहा जो डिस्चार्ज कराता है और एक कैक्टास जो डिस्चार्ज कराता है। फिर उसका सिस्टम यूज बताता है कि इनमें से एक सामान में उसकी मांग पूरी करने की 100% क्षमता है, एक में 50% और एक में 0% है। ये पढ़ने के बाद उस एहसास होता है कि यह सामान एक तरह का जुआ है, इसलिए वह सोचने लगाता है कि कौन सा सामान चुने। थोड़ी देर सोचने के बाद जब वह तय नहीं कर पाता तो उसका दिल गुस्से में उस कैक्टास चुनने को कहता है और वह मान जाता है। जब उसका सिस्टम उसका तोहफा तैयार कर रहा होता है तो वह भगवान से सही सामान के लिए प्रार्थना कराता है। फिर एक बहुत प्यारा सा शाही उषा की हथेली पर गिरता है। अब उसका सिस्टम यूसा के नए सामान की क्वालिटीज के बारे में बता रहा है। वह उस लाल सूरजमुखी के बीज खिलाकर उसका साइज बदल सकता है जिससे वह बहुत बड़ा हो जाएगा, या नीले बीज खिलाकर जिससे वह अपने असली छोटे साइज में वापस आ जाएगा। उसका नाम घोस्तव है और उसके पास अनागिनत कांटे पैदा करने और उनसे अपने दुश्मनों पर हमला करने की स्किल है। वह अपने सामान से विनम्रता से 3 कांटे मांगता है, हर एक अलग रंग का, और वह उस दे देता है। वह सफेद और भौर रंग के कांतों को चेक कराता है। सफेद वाले से हल्का दर्द होता है, इसलिए वह इसे ग्लेडिएटर्स के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कराता है। हालांकि वह काले वाले से थोड़ा सावधान है क्योंकि उसमें दर्द का लेवल ज्यादा है। वह यूज टेस्ट भी नहीं कराता और बाद में किसी और पर आजमाने का फैसला कराता है। फिर वह अपने क्लिनिक जाता है, सी को गर्म कराते हुए। यूज दिखाकर गॉर्डन उसके सामान के बारे में पूछता है और वह उससे मिलावाता है। उसी समय वह एक कहानी बनाता है और गॉर्डन से कहता है कि बाकी डाइटल्स खुद सामान से पूछे, फिर वहां से चला जाता है। गार्डन स्थिति से काफी हैरान है क्योंकि वह इस जीव को एक समान मॉन्स्टर के रूप में पहचानता है। कहानियों के अनुसार लगभग 300 साल पहले एक महान बिल्डर था जिसने अपनी मदद के लिए मॉन्स्टर्स को बुलाया था। वे बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी जीव माने जाते हैं और गार्डन को समझ नहीं आता कि उसके मालिक को ये कैसे मिला। अब उसे एहसास होता है कि उसके मालिक के बारे में कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। क्लिनिक के अंदर सर्जियो कल की घटना के लिए हमारे आदमी से माफी मांगता है। वह माफी को नजरअंदाज कराते हुए कहता है कि अब उस दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि उसने उसके शरीर में काई सुइयां चुभो दी है। ये सुनाकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि सर्जियो को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर वह उस अपनी बांह दिखाता है जहां उसने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद वह ये ट्रीटमेंट सब पर कर रहा है। डेमिया और दूसरे ग्लेडिएटर्स का इलाज करने के इनाम के तौर पर उसकी जीवन प्रत्याशा 171 दिन बढ़ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ज्यादा लोगों पर इसका इस्तेमाल करने की वजह से उसकी स्किल का लेवल भी बढ़ जाता है। ये जानकारी यूज काफी खुश करती है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है। यूज इतना खुश दिखाकर डेमिया उसके असली इरादों को नहीं समझ पाता क्योंकि वह सोचता है कि क्राउन प्रिंस उन्हें ठीक दिखाकर इतना खुश क्यों है। अब जब राकेल का इलाज पूरा हो गया है तो वह अनेक लिए एक और प्लान बनाने का फैसला कराता है। सीन सम्राट की ओर शिफ्ट होता है जिन्हें अपने बेटे के बारे में रिपोर्ट मिल रही है। उन्हें बताया जाता है कि युवराज के पास 14 ग्लेडाइटर अनेक बॉडीगार्ड के तौर पर है जिन्हें अब आधिकारिक तौर पर शाही गार्ड के रूप में मान्यता मिल गई है। वह उन्हें अनेक काम के लिए सैलरी और दूसरे फायदे दे रहे हैं। इस पर सम्राट अपने बेटे पर हंसाने लगाते हैं जिसे बिस्तर पर आराम कराना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह एक प्राइवेट स्क्वाड बना रहा है। हालांकि अगली जानकारी उन्हें परेशान कर देती है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि युवराज को हर नौकर और गार्ड को अपने पास बुलाकर सुइयों से चुभोन की आदत है। युवराज कई नौकरों के साथ दोक्तर खेलते हुए दिखाते हैं। वह अनामे से एक से पूछता है कि क्या उसके शरीर में चुभाई जा रही सुइयों से दर्द हो रहा है और गार्ड के हाव भाव कुछ और कहने के बावजूद यूज नकारात्मक जवाब मिलता है। फिर वह अगले मरीज के लिए घोषणा कराता है। कुछ दिन पहले डेमिया हमारे युवराज के सामने दिखाता है जो यूएसएसई मोका का अब्यूशन ट्रीटमेंट के दौरान उषा की भावनाओं के बारे में पूछता है। डेमिया जवाब देता है कि यूएस समय भी थोड़ा दर्द होता है। युवराज यूज खुशखबरी देता है कि अब यूज इलाज की जरूरत नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। फिर वह युवराज को धन्यवाद देता है लेकिन युवराज इसका विरोध कराता है। राकेल उससे पहले उसकी बात सुनने के लिए कहता है। युवराज के पास उसके लिए एक प्रस्ताव है क्योंकि वह डेमिया के तलवार चलाने के कौशल को अपने पक्ष में चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका कौशल बर्बाद हो। फिर वह उस वफादारी और दोस्ती जैसी भावनात्मक चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अच्छी सैलरी और एनी फायदों के साथ अपने बॉडीगार्ड के रूप में एक पद प्रदान कराता है। वह जानता है कि डेमिया अपने तलवार चलाने के कौशल में आगे बढ़ेगा और जल्द ही स्वॉर्डमास्टर सिंड्रोम तक पहुंच जाएगा, जहां कोई बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और श्राप की मुहर के साथ पहले से कहीं ज्यादा दर्द सहता है। इसलिए वह चाहता है कि जब ऐसा हो तो डेमिया उसके पास रहे।
इसलिए वह उस अपने पास रखने के बहाने नौकरी दे रहा है। वह नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में कई अन्य फायदे भी जोड़ता है। लेकिन जब डेमिया जवाब नहीं देता है तो वह 4 दिन का कार्य सप्ताह प्रदान कराता है, जिससे डेमिया के पीछे मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। नौकरी के फायदों के बारे में सुनाकर हर कोई यूज भी काम पर रखने की पेशकश कराता है, इस बहाने से कि यह उसका कर्ज चुकाने का अनाका तरीका है। वह रूखेपन से टिप्पणी कराता है कि वे ऐसा इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि नौकरी के साथ सैलरी और अन्य फायदे मिलाते हैं और वे ईमानदारी से सहमत होते हैं कि ऐसा ही है। वह अनेक ही ईमानदारी से खुश था क्योंकि उस लगा था कि जो लोग वफादार होने का दावा कराते हैं वे अक्सर मन में दुश्मनी रखते हैं। इसलिए उसने इस मामले पर सोचा और उन्हें काम पर रखने का फैसला किया क्योंकि असली शाही गार्ड उसके पिता के वफादार थे। इसलिए बेहतर होगा कि उसकी अपनी प्राइवेट टीम हो। फिर उसने उन्हें एसआरजी नाम दिया और वे इससे काफी खुश थे। वह उनसे मुड़ा और एक गहरी सांस लेकर सोचा कि उसकी यूएमआर अभी भी कम है। ज्यादा समय तक नहीं चलेगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 18 दिन बचे हैं और उसका शरीर भी बहुत कमजोर है जो ज्यादा मरीजों को ढूंढने में सक्षम नहीं है। थोड़ी देर बाद वह अपने स्टडी रूम में दिखाता है जहां वह डेमिया और गार्डन को बताता है कि वह अपने महल में एक क्लिनिक खोलने जा रहा है। तभी गार्डन यूज ये कहकर चौंका देता है कि क्लिनिक शुरू करने का उसका मकसद नेक है क्योंकि वह बीमार लोगों की मदद कराना चाहता है। वह उससे पूरी तरह सहमत होता है और उस बताता है कि वह महल के अंदर रहने वाले लोगों का इलाज कराना चाहता है क्योंकि यूज नहीं लगाता कि महल के बाहर रहने वाले आम नागरिक वहां आने में सहज महसूस करेंगे। गार्डन भी यूएसएएसई सहमत होता है, इसलिए वह समझाता है कि यूज इसकी जरूरत है क्योंकि इस तरह से लोगों के बीच बात फैलाने से उसके क्लिनिक का विज्ञापन होगा। इसलिए लोग इलाज के लिए उसके महल के पारंपरिक दवा क्लिनिक में आएंगे। अब वर्तमान में वह ये जानकर निराश है कि सभी काफी स्वस्थ हैं और अब तक 500 लोगों का इलाज करने के बाद उस सिर्फ 2 दिन की बोनस जिंदगी मिली है। अपनी निराशा में वह चिल्लाता है कि उस एक बहुत बीमार व्यक्ति की जरूरत है। अचानक वह रुक जाता है क्योंकि उसे एक विचार आता है। वह गार्डन को अपने महल में मौजूद नौकरों के परिवारों के बारे में डेटा इकट्ठा करने का आदेश देता है। यूज यकीन है कि अनेक परिवारों में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति जरूर होगा। ये दिखाकर वह काफी निराश होता है कि वे सभी स्वस्थ दिखाते हैं और सिर्फ 10 पेज बचे हैं। यूज ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन वह फिर भी जांच कराता रहता है। डेमिया यूज टोकाता है जो युवराज से अपनी निराशा व्यक्त कराता है। यूज सुनाकर वह हैरान रह जाता है। डेमिया आगे पूछता है कि क्या वह धैर्य को एक उपकरण के रूप में देखता है। डेमिया आगे कहता है कि वह समझता है कि यूज रिसर्च के लिए मरीजों की जरूरत है, लेकिन अब ऐसा लगाता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मौत के बिस्तर पर हो। तभी गार्डन अपने मालिक का बचाव करने की कोशिश कराता है क्योंकि उसके पास जरूर कोई योजना होगी। हालांकि युवराज अपने डॉक्टर को सही कराते हुए कहता है कि डेमिया का अनुमान सही है। डेमिया विरोध कराता है कि वह गार्डन के प्रति असभ्य था, जबकि गार्डन युवराज का बचाव कराते हुए कहता है कि डेमिया उसके प्रति असभ्य है। ये देखाकर युवराज अन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और बचे हुए 10 पेज देखता है। एक पेज पर उसकी नजर पड़ती है। किसी ने इस प्रश्नावली में एक 8 साल के लड़ाके के बारे में लिखा है जिसका शरीर हफ्ते में 1 या 2 बार कांपने लगाता है और मुंह से झाग निकलने लगाता है। डॉक्टर और पादरी दोनों ने उसकी जांच की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसे पढ़ाकर वह बहुत खुश है कि आखिरकार उस वाह मिल गया जिसकी यूज तलाश थी। अगले दिन वह उस छोटे लड़ाके से मिलता है जो उस देखाकर थोड़ा डरा हुआ है। वह उसके पास जाता है और उस अपना नाम राकेल बताने के लिए कहकर उसका अभिवादन कराता है। वह समझता है कि यह जॉर्ज का पहली बार महल में आना और युवराज से मिलाना है, इसलिए यूज सहज महसूस कराना होगा। फिर वह उस एक कैंडी दिखाता है जिससे लड़ाके का चेहरा खिल उठाता है, लेकिन उस लेने के बजाय उसका चेहरा उतर जाता है। लड़ाका यूज बताता है कि वह युवराज को छू नहीं सकता। जब पूछा गया कि क्यों, तो वह जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस पर श्राप है। वह आगे कहता है कि यही कारण है कि दूसरे बच्चे यूज टैंग कराते हैं और उस अजीब कहते हैं। ये सुनाकर राकेल बच्चे को ये कहकर हिम्मत देने की कोशिश कराता है कि ऐसा नहीं है। लड़ाका बताता है कि जब बच्चे कल उस चिढ़ा रहे थे तो उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की लेकिन हार गया। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और वह कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उस जमीन पर फेंक दिया हो। जब वह उठा तो यूज कमजोरी महसूस हुई। तभी युवराज अचानक उस गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि वह ये सब सहने के लिए बहादुर है। आंखों में आंसू लिए जॉर्ज कहता है कि यूज नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा रहती है। उसी पाल युवराज उसका निदान कराना शुरू कर देता है। उसका सिस्टम यूज बताता है कि यह व्यक्ति अनियमित मस्तिष्क तरंगों के कारण दौरे के कुछ लक्षणों के अलावा पूरी तरह से स्वस्थ है। वह जॉर्ज को मिर्गी का निदान कराता है, लेकिन समस्या यह है कि उस अनियमित मस्तिष्क तरंगों के पीछे का कारण नहीं पता है। वह जॉर्ज से कहता है कि वह अजीब नहीं है। उसके अविश्वास को भांपकर रोकल खुशी खुशी यूज बताता है कि वह युवराज है और वह हमेशा सही होता है। अब वह सोच में पड़ गया है कि आगे क्या करे, क्योंकि उस अनियमित मस्तिष्क तरंगों का कारण नहीं पता है और उसके पास मरी मशीन जैसा कोई उपकरण नहीं है जिससे इसका पता लगाया जा सके। अचानक जॉर्ज उस पुकारता है और वह ये देखकर घबरा जाता है कि जॉर्ज को दौरा पड़ रहा है। वह तुरंत उस नीचे लिटा देता है, जबकि माली इसका विरोध कराता है और चाहता है कि वह लड़ाके से दूर रहे। डीमन भी उन्हें की प्रतिक्रिया दिखाकर अपनी तलवार निकाल लेता है। वह अन पर चिल्लाता है और कहता है कि जॉर्ज सिर्फ बीमार है और उस देखभाल की जरूरत है क्योंकि वह अभी दर्द में है। वह उन्हें अपने लिए एक तकिया लाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वह जॉर्ज को तकिए पर लिटा देता है और सब उस देखते हैं।
गॉर्डन उसके मुंह से झाग पोंछने की पेशकश कराता है। वह जवाब देता है कि वह अभी होश में नहीं है क्योंकि जॉर्ज हाथ का तौलिया निगल सकता है। जब तक दौरा खत्म नहीं हो जाता वे अभी कुछ नहीं कर सकते। अचानक उस जॉर्ज से माना निकलते हुए दिखाता है। वह समझ जाता है कि यह उसकी अजराहन कोर टेक्निक की वजह से है जो माना के प्रति सेंसिटिव है। फिर वह मिर्गी के कारण का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला कराता है। फिर वह माना के प्रवाह के अंदर कारण ढूंढता है। वह नसों की जांच कराता है लेकिन उस कुछ नहीं मिलता, हालांकि वह थक रहा होता है। इसके बाद वह जॉर्ज के दिल के सामने खड़ा होता है और उसकी ओर बढ़ता है। आखिरकार उस अनियमित ब्रेन वेव्स का स्रोत मिल जाता है जो वेगास नव में हो रही थीं। फिर वह अपने अधीनस्थों को जॉर्ज को ढकने के लिए एक कंबल लाने का आदेश देता है। वह उन्हें यह भी निर्देश देता है कि उस जगह नहीं। इस प्रक्रिया में वह भी डायग्नोसिस के दौरान बहुत ज्यादा थक जाता है और गिर जाता है। उसके आसपास के लोग उसकी हालत दिखाकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले जॉर्ज की बीमारी का कारण ढूंढ लेने पर यूज राहत महसूस होती है। कुछ घंटों बाद वह भारी सिर के साथ उठाता है। उस लगाता है कि जब वह सो रहा था तब उसका अजराहन कोर अपनी अधिकतम सीमा तक एक्टिवेट हो गया था। इस समय वह डेमिया की मौजूदगी से चौंक जाता है, जो यूज बताता है कि वह आधे दिन से सो रहा है। वह जॉर्ज के बारे में पूछता है और उस बताया जाता है कि जॉर्ज जाग गया है, लेकिन अब थका हुआ महसूस कर रहा है। अपने बिस्तर से उठाते समय वह सोचता है कि उसने जो डायग्नोसिस किया था वह उसके अजराहन कोर के जरिए कैसे सफल हुआ। अब वह वेगास नर्व को स्टिमुलेट करके जॉर्ज का इलाज शुरू कर सकता है। जैसे ही वह अपना कोट पहन रहा होता है, डेमन हैरानी से पूछता है कि वह आधी रात में कहाँ जा रहा है। वह पागलों जैसी शक्ल बनाकर जवाब देता है कि यूएस पर बिजली गिराने वाली है। थोड़ी देर बाद वह डेमिया के साथ मुख्य महल के सामने दिखाई देता है। गार्ड यूज वहां दिखाकर चौंक जाते हैं। वह गार्डों से उन्हें सर जेनिस के कमरे तक ले जाने के लिए कहता है। वे सरनेट के कमरे की ओर बढ़ते हैं जो महल का जादूगर है। वह उन्हें आधी रात में वहां दिखाकर हैरान हो जाता है और अनेक वहां होने का मकसद पूछता है। फिर युवराज मजाक में जादूगर से अपनी पीठ पर बिजली के जादू से हमला करने के लिए कहता है, जिससे बेचारा जादूगर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जादूगर को कल की बात याद आती है जब वह सम्राट से मिलाने गया था, जो उस बता रहे थे कि युवराज आजकल अलग और अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उस चिंता है कि उसका बेटा आगे क्या करेगा। उसकी बात सुनाकर जादूगर चिढ़ाकर सोचता है कि जब बेटे की बात आती है तो सम्राट भी मूर्ख बन गया है। अभी वह लड़ाका अस परेशान करने वाले जादूगर को गुस्से से हिला रहा है और उससे बिजली से हमला करने के लिए कह रहा है। जादूगर सोचता है कि क्राउन प्रिंस कितना पागल हो गया है। वह प्रिंस से कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती है और उसकी मौत के लिए उस जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्राउन प्रिंस समझाता है कि उस इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। यूज बस 3 घंटे के लिए थोड़ी इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन चाहिए। जादूगर इस नई मांग से भी यूटाना ही परेशान है। बिजली के जादू में विनाशकारी क्षमताएं होती है, लेकिन प्रिंस चाहता है कि वह इसे कम करे और 3 घंटे तक कंट्रोल में रखे, जिसके लिए सटीक कंट्रोल की जरूरत होती है। वह प्रिंस से पूछता है कि क्या उस अंदाजा है कि उसकी रिक्वेस्ट काफी मुश्किल है। क्राउन प्रिंस जवाब देता है कि वह पूरी तरह समझता है, इसीलिए वह उसके पास आया है क्योंकि उसके अलावा कोई और ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। ये तारीफ सुनाकर जादूगर उसकी मांग पूरी करने के लिए आधा तैयार हो जाता है, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रहा है, सोच रहा है कि अगर यूज चोट लग गई तो क्या होगा। क्राउन प्रिंस उस दिलासा देते हुए कहता है कि वह गारंटी देता है कि अगर उसको कुछ होता है तो जादूगर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अनगार्ड्स की और इशारा कराते हुए जो इसके गवाह होंगे, वह आगे समझाता है कि वह ये किसी को बचाने के लिए कर रहा है। फिर जादूगर उसकी मांग मान लेता है और पूछता है कि वे कब शुरू कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस जवाब देता है कि उन्हें अभी कराना होगा। फिर वह जादूगर के सामने बैठ जाता है जो पूछता है कि क्या वह तैयार है। वह सिर हिलाता है, जबकि मन ही मन सोचता है कि वह इतने खतरनाक इलाज का प्रयोग किसी बच्चे पर नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि वह खुद पर प्रयोग करे। जब जादूगर यूज सही मात्रा में बिजली से मारना शुरू कराता है तो क्राउन प्रिंस इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोड में बदलने वाला होता है। फिर वह उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा और अना का इस्तेमाल जॉर्ज की वेगस नर्व में अनियमित सिग्नल को ठीक करने के लिए करेगा। आखिर में वह अन सिग्नल को कंट्रोल करेगा। अपनी योजना का विश्लेषण कराते हुए वह अजराहन कोर टेक्निक से हैरान है जो उस एक ही कोशिश में सफल होने में मदद करती है। वह जादूगर से रुकने के लिए कहता है, जो मजाक में कहता है कि वह ये पूरे दिन कर सकता है। अगले दिन काई लोग, जिन्हें गोसिप करने वाला कहा जाता है, उसके कमरे के सामने देखे जाते हैं। अनमन से एक दरवाजा खोलता है और अब सभी जॉर्ज और उसके दोस्त क्राउन प्रिंस के सामने खड़े हैं। राकेल जॉर्ज को एक सी दिखाता है और ईमानदारी से बताता है कि इससे थोड़ा दर्द होगा क्योंकि यह एक मेडिकल प्रोसीजर है। फिर वह उस यकीन दिलाता है कि ज्यादा दर्द नहीं होगा क्योंकि उसने पहले ही उसकी गर्दन में एक सी चुभो दी थी और जॉर्ज को पता भी नहीं चला। वह आगे कहता है कि जो होने वाला है उसमें जरूर दर्द होगा। फिर जादूगर राकेल पर बिजली का जादू कराता है और वह बिजली को अपने दिल में इकट्ठा कर लेता है। अपने मास्टर की हालत दिखाकर गार्डन को ऐसा लगाता है जैसे वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन हमारे दोस्त का ध्यान कमरे में गोसिप करने वालों पर रहता है क्योंकि यूज उम्मीद है कि वे उसके तरीके के बारे में बात फैलाएंगे। इलाज हर जगह हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मिलाने के बाद अब इसे जॉर्ज में ट्रांसफर करने का समय है।
हालांकि जब उस पता चलता है कि जॉर्ज का माना का पहलू अनियमित हो रहा है तो वह घबरा जाता है। डर के साथ उस एहसास होता है कि जॉर्ज को दौरा पड़ने वाला है, इसलिए उस ऐसा होने से पहले उसकी नस को ठीक कराना होगा। जॉर्ज पूछता है कि उस और कितनी देर तक ऐसे ही रहना होगा। वह जवाब देता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं या अगर हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ 1 मिनट। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में 30 मिनट लगेंगे। एक पाल के लिए वह इलाज रोकने के बारे में सोचता है, लेकिन कई कारणों से वह ऐसा नहीं करने का फैसला कराता है, क्योंकि वहां मौजूद गोसिप करने वाले लोग अजीब अफवाहों को हवा दे सकते थे और इस बात की अनिश्चितता थी कि जादूगर कब तक उसकी मदद करेगा। आखिरकार वह आगे बढ़ाने का फैसला कराता है और जादूगर की और मुड़कर यूएसएसी जादू की पावर लेवल को 3 गुना बढ़ाने के लिए कहता है। जादूगर यूज चेतावनी देता है कि इससे ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वह उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि इस बार यूज बिजली का झटका लगाता है, फिर भी वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कराता है। यूज प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए माना को सोखना होगा। वह इलेक्ट्रोड लगाने के लिए कुरातीत को ढूंढता है, ये जानते हुए कि दौरा शुरू होने में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। आखिरकार जब ऐसा लगाता है कि जॉर्ज को दौरा पड़ने वाला है तो वह सामान्य हो जाता है और क्राउन प्रिंस को देखता है। हर कोई, खासकर जॉर्ज की बहन, ये दिखाकर हैरान रह जाती है कि दौरा नहीं पड़ता है। इस बीच क्राउन प्रिंस लगातार इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से छुपाचाप थक जाता है। हालांकि उसका सिस्टम यूज वेगस नव ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई देता है। यूज इनाम के तौर पर 3 दिन का लेफ्ट बोनस मिलता है। इतना ही नहीं, उसकी अजरान कोर टेक्निक उसके शरीर की सीमा को पार करके लेवल एपी हो जाती है, अब एक ही सर्कल में लेवल 2 पर पहुंच जाती है, जिससे उसका माना सर्कल भी बढ़ जाता है। यूज आगे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके फेफड़ों और बड़ी आंत ने मेटल एनर्जी सोख ली है और लकड़ी के जादू के प्रति इम्यूनिटी हासिल कर ली है। इस लकड़ी की एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए उसका नया अंग लिवर जागृत होता है। उसी पाल एक बहुत गुस्से वाला और घमंडी लिवर ऑर्गन किंगडम में प्रवेश कराता है, जिससे बड़ी आंत खुश हो जाती है कि वह अब नौसिखिया नहीं रहा। लेकिन खुश होने के बजाय लिवर बड़ी आंत को एक थप्पड़ मारता है और बेपरवाही से कहता है कि अगर उस मरने की इच्छा नहीं है तो वह उस नौसिखिया नहीं बना सकता। अगले ही पल वह हमारे लड़ाके को 300 हॉर्स पावर देता है। हमारे लड़ाके के दूसरे अंग भी अपने नए हिस्से का स्वागत करने के बाद 500 हॉर्स पावर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगाता है कि यूसा के अंग काफी खुश हैं क्योंकि उस लिवर की बर्थडे पार्टी की वजह से एक 300 हॉर्स पावर मिले हैं। वह एक ही दिन में ये सारी उपलब्धियां और एक एचपी पाकर काफी खुश है। वह सोचता है कि क्या कुछ और भी है, लेकिन उसका सिस्टम नेगेटिव जवाब देता है। इसी पाल जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या वह कोई अजीब इंसान है। वह छोटा बच्चा बताता है कि आमतौर पर जब उस अजीब लगाता है तो वह कंट्रोल खो देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस पर राकेल बताती है कि अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस किसी भी तरह का दौरा नहीं पड़ेगा। वह अपने क्राउन प्रिंस के तैताल पर यह दावा भी कराता है। ये सब सुनाकर भीड़ में खादी जॉर्ज की बहन काफी इमोशनल हो जाती है। जॉर्ज उसकी तरफ मुड़ता है और उस प्यार से गले लगाता है। राकेल सबको बताती है कि यह ऑपरेशन सफल रहा, जिससे वे भी इमोशनल हो जाते हैं। यूज उम्मीद है कि ये लोग जॉर्ज के इलाज की खबर हर जगह फैलाएंगे तो जल्द ही उस बहुत सारे मरीज मिलेंगे जिससे यूज बोनस लैफ मिलेगी। अचानक उसकी नजर धुंधली हो जाती है और उसके शरीर पर हुए स्ट्रेस की वजह से वह बेहोश हो जाता है। रात में उस होश आता है और वह देखता है कि गार्डन पैलेस का जादूगर और डेमिया उसके सामने खड़े हैं। वह मजाक में पूछता है कि क्या अनेक पास उस सोते हुए देखने के अलावा कोई काम नहीं है। गार्डन दुखी होकर कहता है कि उसके साथ ऐसा ही है क्योंकि राकेल 2 दिनों से सो रही है, जिससे वह हैरान है। जादूगर भी बीच में टोकाता है और यूएस पर यूज मारने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। वह आगे डरे हुए अंदाज में पूछता है कि वह सम्राट को क्राउन प्रिंस की हालत के बारे में कैसे बताएगा जो उसके ऊपर इस्तेमाल की गई बिजली की जादू की वजह से हुई है। हमारा लड़ाका घबराकर अंत सबसे माफी मांगता है। फिर वह जॉर्ज के बारे में पूछता है और उसी पाल जॉर्ज उसके कमरे में आ जाता है। वह बताता है कि उसने गार्डन को परेशान किया ताकि वह यूज यहां आने दे। फिर वह उस हाथ से बना लकड़ी का लोकेट देता है। उसकी कोशिश दिखाकर हमारा लड़ाका थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराता है क्योंकि उसने जॉर्ज की मदद अच्छे इरादे से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए की थी। वह कुछ कहने की कोशिश कराता है, लेकिन जॉर्ज बीच में टोकाता है, ये कहते हुए कि वह राकेल की तरह दूसरों की मदद कराना चाहता है। ये बात सुनाकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर वह यूसा के नेकल्स की तारीफ कराता है और कहता है कि जॉर्ज को स्वस्थ दिखाना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। फिर वह सबको जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह थोड़ा और आराम कराना चाहता है। इसलिए सब लोग कमरे से चले जाते हैं जबकि जॉर्ज उस अलविदा कहता है। जब सब चले जाते हैं तो वह चिढ़ाकर नेकल्स को देखता है, ये सोचते हुए कि इतनी सादी चीज कौन पहनना चाहेगा। हालांकि जब वह सोता है तो जैसे मजाक उड़ाते हुए अपने ही बयान के अनुसार वह खुद को उस पहने हुए पाता है। सीन एक आम आदमी के घर शिफ्ट होता है। एक मां अपने बेटे से पूछती है कि वह यहाँ क्यों है जबकि उस काम पर होना चाहिए। लड़ाका अपने माता पिता को नमस्ते कराते हुए अंदर आता है और उन्हें बताता है कि वह युवराज से स्पेशल छुट्टी पर है। ऐसा लगाता है कि वह गोसिप करने वालों के एक ग्रुप का हिस्सा है और युवराज ने उस अपने अजीब इलाज के तरीके के बारे में खबरें फैलाने के लिए छुट्टी दी है। इसके बाद लड़ाका अपने माता पिता को बताता है कि उस और दूसरों को 5 दिन की स्पेशल छुट्टी कैसे मिली। वह ये भी बताता है कि युवराज अजीब चीजें कर रहा है, जैसे लोगों का इलाज कराना चाहता है। फिर वह उन्हें वह कागज दिखाता है
यह एक तरह का पाइमफालित है जिसमें युवराज अपने सेट पैलेस में अपना मेडिसिन क्लिनिक खोलने की घोषणा कराता है और सभी तरह के इलाज मुफ्त में देता है। इस बीच अपने महल में हमारा लड़ाका अफवाह के नतीजे देखने के लिए उत्साहित है। गॉर्डन यूज टोकते हुए कहता है कि जाने का समय हो गया है। रास्ते में गार्डन कमेंट कराता है कि वह आज जल्दी उठ गया। वह जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज क्लिनिक में उसका पहला दिन है। गार्डन यूज बताता है कि उसने सभी दवाएं स्टॉक कर ली हैं, जिसमें मुलेठी भी शामिल है, जिसे मिलाना मुश्किल है। इस पर हमारा लड़ाका उसा की तारीफ कराता है और कहता है कि यूज कई चीजों के लिए मुलेठी की जरूरत है, इसलिए वह उस जितना हो सके उतना स्टॉक करने का निर्देश देता है। गार्डन सर हिलाता है और हैरानी जताता है कि युवराज ने पोषण बनाने और एक्यूप्रेशर इलाज जैसी चीजें कहां से सीखीं। वह कहता है कि वह जानना चाहता है क्योंकि वह भी एक डॉक्टर है। आखिर में वह कहता है कि उसने युवराज द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों के आधार पर रिसर्च करने में कई रातों की नींद कुर्बान की है, लेकिन यूज कोई सुराग नहीं मिला जिससे वह परेशान है। एक डॉक्टर के तौर पर राकेल भी गार्डन की इन नई चीजों को न जानने की निराशा को समझता है। फिर वह बताता है कि वह दूसरी दुनिया से आया है जहां वह एक पारंपरिक मेडिसिन क्लिनिक चलाता था। आईसीली यूज सब कुछ पता है, लेकिन गार्डन इस पर विश्वास नहीं कराता और सच बताने की जिद कराता है। रोकेल जोर देकर कहता है कि वह सच कह रहा है और पूछता है कि गार्डन सच जानने के लिए इतना जिद क्यों कर रहा है। गार्डन पाक की इरादे से जवाब देता है कि वह राकेल जैसा बेहतर डॉक्टर बनाने का संतोष चाहता है। जवाब में हमारा लड़ाका उससे कहता है कि वह पहले से ही ऐसा कर रहा है और उस आगे बढ़ाने का आदेश देता है। जैसे ही गार्डन चला जाता है, राकेल सोचता है कि गार्डन ही वह वजह है जिससे वह यहां तक पहुंचा है। फिर उसके विचार अपने मेडिकल क्लिनिक की ओर चले जाते हैं और वह प्रार्थना कराता है कि बहुत सारे मरीज आए। यूज चिंता होती है कि स्ट्रेस की वजह से यूज पीटीएसडी हो जाएगा। वह मरीजों का खुशी से स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलता है। पहले टू होल में कोई मरीज ना दिखाकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन फिर गार्डन यूज नीचे देखने के लिए कहता है और वह बाहर खड़े ढेर सारे लोगों को अंदर आने की कोशिश कराते दिखाकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक मरीज का इलाज कर रहा होता है जब उसका नौकर उसके काम के बारे में पूछता है। वह उस दूसरे मरीजों को देखने के लिए कहता है कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। इसके बाद वह यूएस नौकरानी की ओर मुड़ता है जो दवा सही से नहीं बना रही थी। यूज पता है कि नर्सिंग सिस्टम ठीक नहीं है और इसे ठीक होने में समय लगेगा। कई मरीजों को देखने के बाद यूज अपनी नब्ज पढ़ने की स्किल को बेहतर बनाने के लिए काफी अनुभव मिल जाता है। अब वह न केवल मरीज की पूरी सेहत का अंदाजा लगा सकता है, बल्कि अंदरूनी अंगों से जुड़े लक्षणों का भी पता लगा सकता है। इस तरह उसके अंदरूनी अंग मरीज के अंगों से सलाह लेकर मरीज के अंगों की किसी भी समस्या का पता लगाने में उसकी मदद करेंगे। सीन यूसा के अंगों की दुनिया में चला जाता है जहां हर कोई मरीजों के अंगों के साथ ब्लाइंड डेट के लिए तैयार है। दिल कहता है कि उस 4 साल से छोटे या बड़े किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि लिवार बताता है कि वे सभी बड़े लोगों से मिलाने वाले हैं। उन्हें दिखाकर सलाह लेने के विचार से हर कोई निराश हो जाता है। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद वे नतीजे बताते हैं। उन्हें हाकी कब्ज के अलावा कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन लिवार उन्हें बताता है कि इस व्यक्ति में हेपेटाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए उस शराब छोड़नी होगी। लिवार आगे बताता है कि बूढ़े आदमी का लिवार शायद सिर्फ 5 साल और जिंदा रहेगा। यह निदान सुनाकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि यह हर इलाज की नींव है। पक्का इरादा करके वह अब दूसरे अंगों को भी जगाने का फैसला कराता है। अपने मरीज की ओर मुड़कर वह उसके लिवार की हालत के बारे में बताता है और 10 दिनों के लिए दवा लिखता है। आखिर में वह बिना किसी भाव के कहता है कि इस आदमी को शराब पीना बैंड कर देना चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह 5 साल में मर जाएगा। फिर वह मरीज को युवराज के तौर पर शराब छोड़ने का आदेश देता है, नहीं तो यूज जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनाकर वह आदमी पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वह सभी गैर गंभीर मरीजों को छुट्टी दे देता है और उन्हें घर भेजे देता है। फिर नौकर उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसकी तारीफ कराते हुए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। वह घबराते हुए उन्हें हिम्मत देता है और अनेकी कड़ी मेहनत को मानता है। इस बीच वह एक सही नर्सिंग सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि अगर वे और मरीजों को भर्ती कराते हैं तो ये जरूरी होगा। वह चाहता है कि मॉडर्न दुनिया की उसकी नर्सिंग यहाँ मदद के लिए होती। इसी समय बगीचे में भी वह तेजी से दरवाजे से अंदर आता है और उस बताता है कि एक मरीज है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत है। परिवार का बेटा उससे अपनी मान को बचाने की गुहार लगाता है। उस बिस्तर पर लिटाने के बाद वह बेटे से उसकी हालत के बारे में पूछता है। बेटा जवाब देता है कि उस दोपहर से बुखार है और तब से उसकी हालत और खराब हो गई है। उसकी नसें चेक करने के बाद वह डर जाता है क्योंकि उस एहसास होता है कि यूज वही बीमारी हो सकती है जिसने नेपोलियन की सेना के 40,000 सैनिकों को मार डाला था। डर के साथ वह उसकी हालत को एपिडेमिक टाइफस बुखार के रूप में पहचानता है, जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। वह इसे मानने में एक पाल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन लिवारियूस बताता है कि उसने सच में उसके खून में रिकेट्सिया बैक्टीरिया देखे हैं। ये सुनाकर वह घबरा जाता है और मरीज के बेटे से पूछता है कि उसने आखिरी बार कब नहाया था। बेटा जवाब देता है कि उसने कल नहाया था। फिर वह उसके बिस्तर की हालत के बारे में पूछता है। बेटा जवाब देता है कि वह एक साफ सुथरी इंसान है। वहां कोई सुराग न मिलाने पर वह पूछता है कि क्या वह कहीं ऐसी जगह गई थी जहां उस जून या पिस्सू मिले हों। टैब बेटा जवाब देता है कि 15 दिन पहले घर लौटते समय जब उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वह एक किसान दंपति के बिस्तर पर सोई थी।
उसकी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस एपिडेमिक टाइफस बुखार जरूर है। फिर वह उसके बेटे को उसकी हालत के बारे में बताता है और समझाता है कि वह जून से इन्फेक्टेड है। उसकी उम्र और तापमान दिखाकर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस निमोनिया हो सकता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है या शरीर के हिस्से खराब हो सकते हैं। फिर वह नौकरानियों को मरीज को गर्म पानी से साफ करने और उस मरीज के कपड़े पहनाने का निर्देश देता है। वह उन्हें उसके कपड़े और बिस्तर जलाने, खुद नहाने और बाद में अपने कपड़े भी जलाने का आदेश देता है। वह यह भी धमकी देता है कि जो भी उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा, यूज नौकरी से निकाल देगा और सजा देगा। फिर वह उसके बेटे को अनेक परिवार को उसकी हालत के बारे में बताने का आदेश देता है। बाद में वह किचन में खड़ा होता है जहां उसने कुडू जात का टॉनिक सूप बनाया है जो उसके मरीज के लिए एक तरह का बुखार का दर्द निवारक है। फिर वह उस सूप की पहली खुराक देता है। 3 दिन बीत जाते हैं और वे लगातार उसकी देखभाल कराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से लगातार तेज बुखार के कारण उसा की हालत में सुधार नहीं होता है। अब वह समझ जाता है कि उसकी हालत के लिए सूप की खुराक काफी नहीं है। यूज यिन और यान के बैलेंस की जरूरत है क्योंकि उसकी यिन एनर्जी खत्म हो गई है। यूज एहसास होता है कि उसका बैलेंस ठीक करने के लिए तेज यिन एनर्जी वाली दवा ढूंढनी होगी। वह थोड़ी देर सोचता है कि उस ऐसी दवा कहाँ मिल सकती है। ये सोचकर कि यह उसके पिता के सीक्रेट खजाने में हो सकती है, वह माली को उसके लिए एक गादी तैयार करने का ऑर्डर देता है। यूज पक्का नहीं पता कि उस वाह वहां मिलेगी या नहीं, लेकिन वह क्राउन प्रिंस होने का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि यूज उम्मीद है कि उसके पिता उसकी मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद उस अपने पिता से मिलाते हुए देखा जाता है जो पूछते हैं कि वह इतनी देर रात क्यों आया है। वह सीकरत महल के खजाने में जाने की इजाजत मांगता है। अपने पिता की उलझन को समझते हुए वह अपने मौजूदा मरीज की हालत बताता है जो बहुत बीमार है। उसके पिता पूछते हैं कि इसका खजाने में जाने की उसकी रिक्वेस्ट से क्या लेना देना है। वह बताता है कि वह उस ठीक करने के लिए दवा ढूंढ रहा है और शायद यूज वहां कुछ मिल जाए। जवाब में उसके पिता को यकीन नहीं होता क्योंकि उन्हें शक है कि वह अपने फायदे के लिए खजाने में जाने का बहाना बना रहा है। इस बीच उसके पिता अपने बेटे की हालत पर मजे लेते हुए दिखाते हैं। ये बात हमारा क्राउन प्रिंस नोटिस कराता है और अपने पिता की हरकतों को दिखाकर उस बहुत